मैंने इसमें से कुछ सेल को हाईलाइट कर दिया। मैंने आप लोगों को बॉर्डर इस पे डालने का कोई शॉर्टकट की बताया था, किसी को ध्यान है? इस पे बॉर्डर मुझे असाइन करना है, जो मैंने सेलेक्ट कर रखा है। उसमें ऑल बॉर्डर कैसे लगा सकता हूँ? ऑल्ट, क्या था? ऑल्ट एच बी ए, मतलब कि जैसे मैं ऑल्ट दबाता हूँ, मेरी ऊपर की अल्टेट तो वहां से देख के मैं बता सकता हूँ। अब इस पे क्या है कि मुझे मान लीजिए यहाँ पे पहले वाले पे एक डेट का फॉर्मेट चाहिए। तो मुझे क्या करना होगा? इस पे एक तरीका तो था कि आप यहाँ से जाके डेट का फॉर्मेट सेलेक्ट करते थे, एक तरीका ये है। दूसरा ऑप्शन क्या है इस पे? अच्छा, एक और चीज, आपको एक्सेल में ना ज्यादातर चीजें राइट क्लिक पे ही मिल जाती है। आपको जो भी करना है, मैक्सिमम चीज आपको राइट क्लिक पे मिल जाएंगी। आपको इस पे डेट का फॉर्मेट करना है, राइट क्लिक कीजिए, यहाँ देखिए फॉर्मेट सेल आ रहा है ऑप्शन। फॉर्मेट सेल पे क्लिक करते के साथ ही यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन खुल जाएंगे, आपको किस पे फॉर्मेट करना है। ऊपर क्या था कि कुछ प्री डिफाइंड फॉर्मेट्स थे जिसकी हम कल बात कर चुके थे। यहाँ पे क्या है कि कुछ अलग फॉर्मेट्स है जिनकी हम बात कर रहे हैं। तो हमने डेट सेलेक्ट किया और यहाँ पे जिस हिसाब से मुझे डेट चाहिए वो सेलेक्ट करके मैं एक असाइन कर दूंगा इसे। इतना क्लियर है? ठीक है, समझ में आ गया सबको? बताओ एक बार और। जैसे मान लीजिए कि ये वाला सेल है जिसको मैं किसी और कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ पहचानने के लिए। अब मुझे इस पे डेट का फॉर्मेट असाइन करना है, डेट टाइम कुछ भी, किसी भी चीज का फॉर्मेट असाइन करना है। एक तरीका मेरे पास क्या था कि होम टैब में यहाँ पे जाके नंबर टैब, नंबर ग्रुप में जाके यहाँ मल्टीपल फॉर्मेट दे रखा है। एक तो तरीका ये था। अगर यहाँ से ना करके मुझे दूसरे तरीके से करना है, तो जिस पे फॉर्मेट करना है उस पर राइट क्लिक कीजिए, यहाँ पे आएगा फॉर्मेट सेल का ऑप्शन, देखा? राइट क्लिक पे ये रहा फॉर्मेट सेल का ऑप्शन, यहाँ से थर्ड लास्ट वाला आपने इस पे क्लिक किया और आपको यहाँ पे सारे फॉर्मेट देखने को मिल जाएंगे। सबको समझ में आ गया? एक क्वेश्चन करें, ठीक है? मुझे यहाँ पे एक डेट लिखवानी है, एक सेल में हाईलाइट करता हूँ ये वाला। मुझे इस पे आज की डेट लिखवानी है, कैसे लिखवाऊंगा? आज की डेट को इंग्लिश में बोलते क्या वैसे? से बोलो, है ना? तो मैंने कल क्या कहा था कि जो भी आपको चाहिए मैक्सिमम टाइम, उसे आप इंग्लिश में बोलते क्या, वही उसका फंक्शन होता है। आप सिंपल चेक कीजिए इज इक्वल टू डाल के कि क्या यहाँ टुडे के नाम से कुछ है। आप लिखते और आपको सामने दिख जाता। आपने टैब दबाया, ब्रैकेट बंद किया और आज की डेट आ गई। देख पा रहे? आया समझ ना? अब यहाँ पे आज की डेट आ गई। अब मुझे डेट ऐसे नहीं चाहिए, ठीक है? ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे क्या आ रहा है? 7वां महीना, मतलब जुलाई, 15 तारीख आ रही है 2023। आज दिन कौन सा वैसे? सैटरडे। मुझे चाहिए यहाँ पे सैटरडे, एक सेकंड बताता हूँ, सैटरडे। फिर उसके बाद मुझे एक चाहिए कॉमा, फिर मुझे चाहिए यहाँ पे जुलाई, फिर मुझे चाहिए कॉमा, फिर मुझे चाहिए यहाँ पे 7, फिर मुझे चाहिए कॉमा, फिर मुझे चाहिए 2023। ठीक है, मान लीजिए कि मुझे एक डेट का फॉर्मेट करना है यहाँ इसी में जहाँ पे मैंने टुडे लिखा हुआ है, लेकिन सेल का फॉर्मेट होना ऐसा चाहिए, सैटरडे, देन जुलाई, देन 7 और उसके बाद 2023। ये बस एक मन से बनाया गया है फॉर्मेट। ठीक है, तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं? अच्छा, मुझे अगर मैनुअली खुद मन से करने से, मैंने ये खुद ही लिखा था, तो मैं कैसे करूँगा एक बार वो देखना। जैसे सैटरडे के बाद एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ 15 और लिख देता हूँ। क्या कोई ऐसा फॉर्मेट है? आप लोग अभी तक प्री डिफाइंड फॉर्मेटिंग ही यूज कर रहे हैं उस पे। मैं आपको फॉर्मेटिंग जैसे आप चाह रहे हो उस हिसाब से सिखाना चाहता हूँ। अच्छा, एक और चीज मुझे उससे पहले बताइए, अगर मुझे डेज देखना होगा, ठीक है, तो मैं कैसे देखूंगा? डे से देखूंगा। अगर मैं लिखूंगा डी, यहाँ पे करके दिखाता हूँ। अब देखो यहाँ पे जिस जिसका हो गया बढ़िया, नहीं हुआ फिर एक बार देखो यहाँ पे। मैंने सेल को सेलेक्ट किया, टुडेज का फंक्शन लगा रखा है मैंने, टुडे का। तो आज की डेट प्रिंट हो रही है, लेकिन फॉर्मेट मेरा ऐसा है, बस फॉर्मेट हमें याद रखना है। मैंने इस पर राइट क्लिक किया। अच्छा, इससे पहले आपको दिखाता हूँ, यहाँ से आप कोई सा ही फॉर्मेट सेलेक्ट कर लीजिए, आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको मिल रहा है सैटरडे, जैसे मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ मिला आपको सैटरडे जुलाई 15 2023, जबकि मुझे चाहिए था सैटरडे 15, फिर जुलाई, फिर 7 और फिर 2023। ऐसा तो फॉर्मेट है ही नहीं। यहाँ से अब मैं और कोई सा भी फॉर्मेट देखूँ तो मुझे नहीं मिलेगा। राइट क्लिक करके इसमें फॉर्मेट सेल पे जाता हूँ। समझ में आया सबको? राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल पे मैंने क्लिक किया। यहाँ देखिए, यहाँ पे बहुत सारे मल्टीपल फॉर्मेट्स हैं जिन्हें आप यूज कर सकते हैं। देख पा रहे हैं?
इसी के ठीक ऊपर यहाँ पे, ठीक है, जैसे यहाँ देखेंगे आप तो अपने हिसाब से यूज करते हैं डेट का। मैंने क्या किया, मैंने कस्टम पे क्लिक किया। कस्टम क्या होता है, कस्टम कहीं पे भी हम जो चाहते हैं अपने हिसाब से उस चीज को कस्टमाइज कर देता है, ठीक है। कस्टम आपने सेलेक्ट किया और सबसे यहाँ पे जहाँ टाइप लिखा हुआ है ना, उसके नीचे आपने लिखना स्टार्ट कर दिया। आपको पहले क्या चाहिए, पहले क्या चाहिए आपको, सैटरडे, वो एक डे होगा तो आप लिखिए डी। तो आप ऊपर देखिए सैंपल में, जैसे आप लिख पा रहे हैं ऊपर देखिए यहाँ पे सैंपल में क्या आ गया, 15। मैं एक और डालता हूँ डी, फिर डालता हूँ डी SAT, फिर डालता हूँ तो सैटरडे आ गया। समझ में आ रहा है सबको। उसके बाद सैटरडे के बाद मुझे एक कॉमा चाहिए था, उसके बाद एक स्पेस के बाद मुझे क्या चाहिए था, फिर से डे चाहिए था। तो डी और डी, तो मतलब अगर मैं एक डी लिखूंगा तो जैसे 7 होता 7 तारीख, तो वो 7 लिखा आता। अगर मैं डी लिखता हूँ तो अगर 15 होता है तो वो 07 करके आएगा। 15 में 2 डिजिट, इसलिए 2 डिजिट आती है। उसके बाद हमने किया नेक्स्ट, हमें क्या चाहिए, मंथ चाहिए। हमें क्या चाहिए यहाँ पे, मंथ चाहिए। मंथ में क्या लिखा हुआ चाहिए हमें, मंथ में पहले 7 से पहले क्या लिखा हुआ चाहिए। आप सैंपल में देखिए, डी करके मैंने डेज तो प्रिंट करा दिए, उसके बाद मैंने 15 भी प्रिंट करा दिया। सैंपल में मुझे क्या चाहिए था लिखा हुआ, जुलाई चाहिए था ना। तो मैंने मंथ का, अच्छा मंथ यहाँ पे 2 है, आगे जो 7 लिखा है वो भी एक मंथ है, जुलाई लिखा है वो भी एक मंथ है। तो मैंने मंथ लिखवाया, यहाँ पे एम प्रेस करते ही यहाँ पे क्या आएगा, 7। फिर एक बार करूंगा तो 07, 2 डिजिट देख लिया आपने। फिर से एक बार करूंगा तो जुलाई का शॉर्ट फॉर्म, जैसे अगस्त हो तो अगस्त का शॉर्ट फॉर्म, और यहाँ पे पूरा किया तो मैंने जुलाई आ गया, ठीक है। फिर यहाँ पे कॉमा, फिर स्पेस दबाया, उसके बाद मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, ईयर, वाई। तो एक बार 23, 2 बार करूंगा तो फिर 23 रहेगा। फिर इसे मैं 3 बार कर दूंगा, या सबसे सेफर साइड 4 बार करके छोड़ दीजिए। अब जैसे ही आप ओके करेंगे तो देखिए क्या मैच कर रहा है आपका, आ गया। इसमें एक और मिस हो गया था ना हमारा, एक और डाल, ठीक है। समझ में आ गया सबको। अब आपको एक फॉर्मेट बताइए, कोई सा भी फॉर्मेट, एक एक करके बताइए। कोई सा भी एक सेल हाईलाइट कीजिए, ठीक है। मुझे इस सेल में आज की डेट चाहिए, लेकिन कुछ इस तरीके से चाहिए कि पहले मुझे मंथ चाहिए, फिर कॉमा, फिर मुझे मंथ लिखा हुआ भी चाहिए 2 डिजिट में, ठीक है। फिर उसके बाद मुझे आज का डे चाहिए, डे में मुझे चाहिए शॉर्ट फॉर्म। उसके बाद मुझे यहाँ पे चाहिए डेट, जो आज की है डेट लिखी हुई वो चाहिए मुझे, जैसे 15। उसके बाद मुझे यहाँ पे ईयर चाहिए, ईयर के यहाँ पे एक, अब मुझे ये फॉर्मेट करके दिखाइए यहाँ पे जल्दी से। यहाँ मैं आप लोगों को एक टेक्स्ट से रिलेटेड, स्ट्रिंग से रिलेटेड फंक्शन सिखाता हूँ, ध्यान दीजिएगा। जैसे एग्जांपल यहाँ मैंने लिखा, आप लोग अपना नाम लिखिए एक सेल में, ठीक है। आप लोग अपना नाम लिखिए। अगर मुझे पता लगाना हो कि इसमें कितने कैरेक्टर हैं या कितने टेक्स्ट है तो मैं कैसे लगाऊंगा इसमें पता, जैसे V1 हो गया, I2 हो गया, K3 हो गया, मुझे इसकी लेंथ निकालनी है, ठीक है। मुझे इसकी लेंथ निकालनी है। अभी जो मैं फंक्शंस की बात करूंगा वो आपके टेक्स्ट रिलेटेड फंक्शन होंगे। क्या होंगे, टेक्स्ट रिलेटेड, इसी को हम स्ट्रिंग फंक्शन भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि आपके डेटा में जितना आपने टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, उसके ऊपर ये सारे काम करता है। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि अगर मैं यहाँ पे लिख दूं विकास और मैं लिख दूं विकास कुमार, क्या आप इसको जोड़ सकते हो कभी, मतलब सम निकाल सकते हो इसका, किसी भी दो टेक्स्ट का सम निकाल सकते हो। आप ये प्रिंट करा सकते हो कि विकास कुमार एक सेल में आ जाए या अलग अलग सेल में आ जाए, लेकिन आप कभी भी उसका सम नहीं निकाल सकते। जबकि विकास एक वैल्यू दी गई हो 2 और कुमार एक वैल्यू दी गई हो 3, तब तो पॉसिबल है भी, अदरवाइज नहीं निकाल सकते, यही होता है ना। सेम ऐसे ही हम मल्टीप्लाई नहीं निकाल सकते, डिवाइड नहीं निकाल सकते, लेकिन कुछ तो होगा जो हम विकास कुमार नाम के टेक्स्ट में कुछ कर सकते होंगे, ठीक है। वो सारी चीज यहाँ पे आती है। अच्छा, किसी को अगर ये चीज छोटी लग रही हो, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, एक असाइनमेंट छोटा सा दिखाता हूँ जो अभी मेरे पास आया था। देखो यहाँ पे आप देख पा रहे हो एक डेटा है, यहाँ पे एक सेल में A3 में, मैं इसे हाईलाइट भी कर देता हूँ। A3 में क्या क्या लिखा हुआ है, ईमेल एड्रेस, ईमेल प्रेफरेंस लिखा हुआ है, कुछ क्रिएटेड डेट लिखा है, कुछ मॉडिफाइड डेट लिखा हुआ है।
और ऐसे करके मेरे पास टोटल कितना डेटा है अगर मैं देखूँ तो मेरे पास 13,000 समथिंग डेटा है। ठीक है, मुझे इन सब में से इनका ईमेल एड्रेस निकालना है। मुझे इन सब में से इसका ईमेल एड्रेस निकालना है। टेक्स्ट से रिलेटेड फंक्शन जो होते हैं वो यहाँ बहुत ज़्यादा काम आते हैं, क्योंकि आप इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। आप इसे सम नहीं कर सकते, माइनस नहीं कर सकते, डिवाइड नहीं कर सकते, है ना। तो आपको इसी में कुछ ना कुछ करके या तो इसे कैलकुलेशन की लेवल तक लेके आना होता है, नहीं तो इसी में से टेक्स्ट से रिलेटेड फंक्शन यूज करके निकालना होता है। किसी का कोई आइडिया है कैसे निकाल सकते हैं? अगर मेरे पास बस मुझे इसमें से ईमेल एड्रेस निकालना हो तो कैसे निकाल सकते हैं? कोई भी आइडिया किसी का? ठीक है, ये अगर मैं अभी आपको समझाऊंगा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, करके दिखाता हूँ कि कैसा रहेगा आपके हिसाब से। एक बार ध्यान से देखना और किसी को समझ में आता हो तो। आप लोगों के सामने ये चीज 2 मिनट में होगी। अच्छा, ये चीज एक लेंदी प्रोसेस से भी हो सकती है और एक छोटे प्रोसेस से भी हो सकती है। ठीक है, ध्यान से देखते रहना बस। बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। हर एक चीज बहुत इजीली आपके सामने हो सकती है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, सबसे पहले यही है KANSQL। ध्यान से देखते रहना। मैंने एक ईमेल एड्रेस लिखा और उसके बाद मुझे इतने सारे कॉम्प्लिकेशन फंक्शन के एक टूल पता है। इसने सबकी ईमेल आईडी निकाल दी आपके सामने, देख रहे हो? इसने सबकी ईमेल आईडी निकाल दी आपके सामने, चाहे वो कुछ भी हो। जैसे मैं बता रहा था कि ORG है उसमें दिक्कत आएगा, ये देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, आ गया। तो किसी भी चीज को करने के दो तरीके, या तो आपको सारे टूल्स के बारे में पता हो तो वो काम बहुत इजी हो जाता है, नहीं तो आपको फंक्शंस बहुत अच्छे से पता हो। अगर इसको मुझे फंक्शन से करना होता मैं फंक्शन से भी निकाल दूंगा, लेकिन अगेन ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है घुमा फिरा के। ठीक है, अब इस डेटा को हटाते, ये हमारे काम का भी नहीं था, बस समझने के लिए दिखा था कि हम फंक्शन का यूज क्यों करते हैं। अब देखो यहाँ पे मैंने लिखा विकास कुमार झा, मुझे इसमें देखना है कितने कैरेक्टर हैं, तो कैसे निकालूंगा? अभी मैं निकालता आपके सामने, क्योंकि मुझे लेंथ निकालनी है तो मैं चेक करूंगा लेंथ का कोई फंक्शन होता है क्या। तो यहाँ पे इज इक्वल टू लेंथ का डाल के देखिए होता है क्या। लेंथ खुल गया, जबकि लेंथ यही काम करता है, लेंथ बताता है आपका। ठीक है, ये समझ में आ रहा है सबको? ठीक, अब मैं जैसे मान लो एक सेल में मेरा लिखा हुआ है विकास और नेक्स्ट सेल में मेरा लिखा हुआ है झा, नाम, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। आपके पास भी ऐसा डेटा आता होगा कभी ना कभी। आपको इन दोनों को एक सेल में लिखना है तो आप कैसे करेंगे? एक तरीका तो आप देख देख के इसे टाइप कर सकते हैं ऐसे, लेकिन इसमें दिक्कत क्या होगी, जैसे ही मैं झा को कुमार कर दूं तो ये चेंज नहीं होगा। अगर मुझसे कोई भी पूछते हैं कि फंक्शन की इतनी नीड है क्यों, अगर वो हम मैनुअली कर सकते हैं तो फंक्शन हम इसीलिए यूज करते हैं जब हम रिलेटिव रेफरेंस उसे देते हैं। जब भी हम डेटा में कुछ भी छेड़छाड़ करें या चेंज करें, उसके हिसाब से आउटपुट सामने आ जाना चाहिए। ठीक है, इसीलिए हम फंक्शन का यूज करते हैं। तो दोनों को मिलाने के लिए, दोनों को एक सेल में मिलाने के लिए एक फंक्शन यूज होता है। उस फंक्शन का नाम है कॉनकैटिनेट। ठीक है, कॉनकैटिनेट क्या करेगा, एक सेल की वैल्यू और दूसरे सेल की वैल्यू को आपस में जोड़ देगा। मतलब मल्टीपल टेक्स्ट को एक सेल में लिखने का काम करता है कॉनकैटिनेट। चेक कीजिए, कॉनकैटिनेट। ठीक है, बोल रहा है टेक्स्ट 1 सेलेक्ट किया, कॉमा टेक्स्ट 2 सेलेक्ट किया आपने और एंटर कर दिया। लेकिन दिक्कत क्या आ रही है इसमें आपको कि स्पेस नहीं आ रहा। मैंने क्या बताया था आपको, स्पेस के लिए आप कोई भी टेक्स्ट लिखे, कुछ भी टेक्स्ट लिखे, आपको डबल कोट्स के अंदर लिखना होगा। ठीक है, और स्पेस खुद एक टेक्स्ट है। तो आपको क्या करना होगा, कॉन्कैटिनेट में पहला आपका था C20 पे, उसके बाद आपको स्पेस चाहिए था, डबल कोट्स में स्पेस लगा दिया आपने। ठीक है, और आपने एंटर कर दिया तो यहाँ पे क्या आ गया, विकास कुमार झा, ओ सॉरी विकास कुमार। ऐसे मेरे पास अगर 10 टेक्स्ट होते तो ये 10 टेक्स्ट आ जाते। अगर आपको किसी कंपनी का नाम होता, अलग अलग सेल में लिखा होता, तब उसे भी यहाँ रख सकते थे। एक बार और, जैसे यहाँ मैं लिखा विकास, ठीक है,
विदाउट स्पेस, मैंने लिखा कुमार, मैंने यहाँ लिखा झा। ठीक है, मुझे इस सेल में, हाईलाइट सेल में तीनों एक साथ लिखा चाहिए, विकास कुमार झा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, एक फंक्शन का यूज करूंगा, कॉनकैटनेट फंक्शन का। अगर मैं कॉनकैटनेट के बारे में यहाँ पढ़ूं तो लिखा हुआ आ रहा है जॉइन सेवरल टेक्स्ट स्ट्रिंग इनटू वन स्ट्रिंग आ रहा है। ठीक है, तो मतलब जितनी भी स्ट्रिंग्स है आपकी, आपने सेलेक्ट किया पहला टेक्स्ट कॉमा, आपने सेलेक्ट किया दूसरा टेक्स्ट कॉमा, आपने सेलेक्ट किया तीसरा टेक्स्ट और आपने कर दिया एंटर। तो इसकी एक दिक्कत क्या आ रही है आपको कि ये विदाउट स्पेस आ रहा है, आपको स्पेस के साथ चाहिए। स्पेस आपको देना पड़ेगा, डबल कोट्स में डिफाइन करना पड़ेगा कि स्पेस होता क्या है। तो आपने इसी में फंक्शन में एडिट किया, आपको स्पेस कहाँ चाहिए, पहले नाम और दूसरे नाम के बीच में। तो पहला नाम L17 पे है, उसके बाद जो कॉमा है उसमें डबल कोट्स, फिर एक स्पेस बार, फिर डबल कोट्स, एक स्पेस हो गया, देन कॉमा, फिर उसके बाद आपको इसमें चाहिए L19 के बाद चाहिए, तो आपने डबल कोट्स स्पेस डबल कोट्स। अब आ गया प्रॉपर, एक बार यूज करके देखिए। अब इसके बाद नेक्स्ट एक मैंने शीट खोल रखी है, आपके पास भी होगा, लेफ्ट राइट देन फाइंड करके। ठीक है, आप शीट खोलिए वो वाली, यहाँ मैंने एक वर्ड लिखा हुआ है एक्सेल मैराथन। ठीक है, आप लोगों को इसमें से पहला वर्ड लिखवाना है, आपको यहाँ क्या लिखवाना है, एक्सेल। नेक्स्ट क्या आपको लास्ट वर्ड, तो आपको लिखवाना है मैराथन। ठीक है, लेंथ तो इसमें आपको गिन के लिखवाना है, 1 2 3 4 5 स्पेस 6, मैराथन में जितने होते हैं वो। इसके बाद आपको स्पेस कौन से नंबर पे है आपको वो लिखवाना है, तो यहाँ पे कौन से नंबर पे, EXCEL, उसके बाद तो 6 नंबर पे आपका ये है, और आपको एक्सेल मैथड को एक साथ लिखवाना है फिर बाद में। मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, आप इसके नीचे जैसे यहाँ पे है ना क्वेश्चन नंबर 3, देख पा रहे, वहां मैंने अपना नाम लिखा है विकास झा, आप उसे रीनेम करके अपना नाम लिखिए उसमें। क्वेश्चन समझे मेरा, समझे कि नहीं, क्वेश्चन क्लियर है। क्वेश्चन मेरा सिंपल सा था, मैंने यहाँ पे एक्सेल मैथड लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे फंक्शन लगाऊंगा आपके सामने, आप सेम फंक्शन को या सेम अपना यूज करके आप इस जगह पे नीचे आप लगाएंगे इसे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे जिसमें विकास झा लिखा हुआ है उसे नाम चेंज करके अपना नाम लिख लो। अब उसके बाद यहाँ देखते हैं, मुझे पहला वर्ड चाहिए, एक्सेल चाहिए मुझे ना, तो मैं क्या करूंगा, एक रिलेशन देखूंगा कि क्या है पहला वर्ड, मुझे कैसे पता चल रहा है, कोई बताएगा मुझे पहला वर्ड कौन सा है, सेकंड कौन सा, कैसे पता चल रहा है, मुझे स्पेस से पता चल रहा है कि स्पेस से पहले, तो सबसे पहले तो मैं ढूंढवा लूंगा स्पेस कौन से नंबर पे है। ठीक है, ढूंढवाने के लिए, ढूंढवाने को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, एक फाइंड या तो सर्च बोल सकते हैं ना, दोनों सेम ही फंक्शन है। एक केस सेंसिटिव होता है, एक केस सेंसिटिव नहीं होता। केस सुन लो क्या क्या होता है, केस अपर केस, लोअर केस, ठीक है, इसमें प्रॉपर केस भी आता है। ठीक है, वर्ड में आपका टोगल केस भी आता है, तो इसमें यही 3 केस होते हैं। तो यहाँ पे हम क्या सबसे पहले करेंगे, स्पेस की पोजीशन ढूंढवाएंगे। मैंने कैसे ढूंढवाया, फाइंड, फाइंड का आर्ग्यूमेंट खुल गया, फाइंड टेक्स्ट, आपको क्या ढूंढवाना है, तो डबल कोट्स में स्पेस ढूंढवाना है। जब भी हमें कुछ लिखना होगा, टेक्स्ट हमें कुछ भी लिखना होगा, उसको हम डबल कोट्स के अंदर ही लिखेंगे, भले ही किसी का नाम क्यों ना लिखवाना हो। समझ में आ गया, डबल कोट्स। उसके बाद बोल रहे हैं विद इन, किस में से ढूंढवाना है, हमने कहा जहां एक्सेल मैराथन लिखा है उसमें से ढूंढवाना है, और हमने ब्रैकेट कर दिया बंद। तो ये बता रहा है आपकी क्या पोजीशन आ गई, स्पेस की पोजीशन क्या है, 6 है, और आप गिन के देखो 6 आ रहा है, आपको पोजीशन पता लग गई स्पेस की। ठीक है, जैसे अगर मुझे ढूंढवाना होता है, मुझे 2 चीज याद रखना है कि अगर मुझे कभी भी कुछ भी लिखना हो, इवन वो स्पेस ही क्यों ना हो, टेक्स्ट के कॉन्ट्रास्ट में मैं उसे डबल कोट्स में लिखूं। ठीक है, नंबर के केस में ऐसा नहीं होता, सिंबल और टेक्स्ट दोनों को मैं डबल कोट्स में लिखता हूँ। तो मैं यहाँ फिर से फंक्शन लगाता हूँ, मैंने क्या किया, सबसे पहले मुझे ढूंढना था, ढूंढने को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फाइंड, तो मैंने लिखा फाइंड। फाइंड क्या कर रहा है, अब नीचे आर्ग्यूमेंट आ गया फाइंड टेक्स्ट, कि मतलब कौन सा टेक्स्ट आपको ढूंढना है, तो कौन सा ढूंढना है आपको, स्पेस। तो मैंने डबल कोट्स के अंदर स्पेस लिख दिया, मतलब स्पेस बार से स्पेस लिख दिया। उसके बाद ये आर्ग्यूमेंट यहाँ खत्म हो गया ना, कि आपको स्पेस ही ढूंढना और तो कुछ नहीं, आपने आर्ग्यूमेंट यहाँ क्लोज किया कॉमा से। नेक्स्ट क्या लिखा रहा है, विद इन टेक्स्ट, मतलब किसमें से ढूंढे,
तो जहां पे स्पेस हम ढूंढवा रहे थे एक्सेल मैथन में, वहां से ढूंढे और हमने एंटर कर दिया, स्पेस की पोजीशन आ गई। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कैसे पता लग रहा है कि एक्सेल पहला वर्ड है, मैथन दूसरा वर्ड है, स्पेस से लेफ्ट और स्पेस से राइट, है ना। तो अगर मैं ढूंढवा लूं लेफ्ट साइड की चीज और वो मुझसे पूछे कहाँ तक की लेफ्ट साइड, मैं उसे स्पेस का वो दे दूं ऑप्शन, तो आ जाएगा। लॉजिक तो मेरा यही बोलता है कि हाँ जी, जितने नंबर पे स्पेस है उससे पहले की सारी चीजें आपका फर्स्ट होगा, स्पेस की बाद की चीजें आपका लास्ट होगा। तो यहाँ आ जाते हैं फर्स्ट पे लेफ्ट साइड से। अब पूछ रहा है कहाँ का लेफ्ट साइड, मैंने कहा जहां पे एक्सेल मैथन लिखा है वहां का लेफ्ट साइड, क्योंकि जिस सेल में एक्सेल मैथन लिखा है उसी में ढूंढवा रहा हूँ मैं लेफ्ट साइड। अब मुझसे पूछ रहे हैं नंबर ऑफ कैरेक्टर, कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर आपको चाहिए। ठीक है, फिलहाल के लिए मैं बोलता हूँ अंदाजे से, क्योंकि यहाँ पे क्या है एक्सेल में 5 आ रहे, एक्सेल में 5 आ रहे, तो मैंने फिलहाल अंदाजे से इसमें 5 डाल दिया, तो एक्सेल आ गया। ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ तक सबको। अगर मैं गलती से इसमें एक्सेल को चेंज करके मैं डाल दूं ए स्पेस बी, तो यहाँ ये गड़बड़ आ गया, गलत आ गया। तो मुझे ए बी से दिक्कत आ रही है कि मैं जब सेल में चेंज कर रहा हूँ तो मेरे हिसाब से वो आंसर नहीं दे रहा है। तो इसके लिए मुझे क्या करना है, जब ये पूछा नंबर ऑफ कैरेक्टर, कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर आपको चाहिए, तो मैंने कहा जितने नंबर ऑफ कैरेक्टर पे वो फाइंड को स्पेस को फाइंड कर रहा है, मतलब छठे नंबर पे, तो मैंने यहाँ लिख दिया 6। ठीक है, समझ में आया आपको, मैंने यहाँ लिख दिया 6। अब 6 मैंने कैसे प्रिंट कराया था, फाइंड के फंक्शन से। तो मैं इस 6 को करूंगा रिप्लेस। यहां तक सबको समझ में आ गया कि 6 से पहले वाला, 6 के लेफ्ट साइड वाला हमारा फर्स्ट वर्ड होगा। मैंने यहाँ जो 6 लिखा था फाइंड फंक्शन से आंसर लिखवाया था 6, यहाँ लिख दूंगा फाइंड, फाइंड स्पेस कॉमा किसमें, इस वाले में, ब्रैकेट बंद। अब इसमें मैं चेंज करता हूं, मैं लिखता हूं विकास कुमार। आ रहा है सही, सबको समझ में आया ये। अब सबको अगर समझ में आ गया तो लास्ट वर्ड निकालो। लास्ट वर्ड आपको राइट साइड से निकालना, बस जैसे मैंने लेफ्ट लिखा है आपको राइट लिख देना है। ट्राई करो एक बार सब। इसके लास्ट में एक्सेल मैथन में सबसे लास्ट वाले उसमें कितने अल्फाबेट है, MARATHON, कितने हमारे 8। तो कुछ भी ऐसा फंक्शन का कैलकुलेशन करके कि आंसर मेरा आना चाहिए 8, लेकिन हाँ 8 हम लिखेंगे नहीं, हम फंक्शन से प्रिंट कराएंगे इसे। ठीक है, समझ में आ गया सबको। अगर मैं इसे फंक्शन से प्रिंट कराना चाहूँ यहाँ पे, सबसे पहले मैं इसकी पूरी लेंथ चेक करके देखता हूँ क्या इसकी लेंथ कितनी है। इसकी टोटल लेंथ है कितनी बताओ, 14 लेंथ है इसकी, 14 लेंथ आ गई। अगर मैं इसमें से 8 प्रिंट कराना है मुझे, तो अगर मैं इसे फाइंड करता हूँ स्पेस को, फाइंड करता हूँ मैं स्पेस को, सॉरी फाइंड टेक्स्ट, अभी बताया था ना मैंने, कितना आ गया। अगर इसमें 14 है और छठे नंबर पे स्पेस है, ठीक है। अब अगर मैं सिंपल सा इसमें से इसे माइनस कर दूं, कितना आ गया, 8 आ गया। अब मैं नाम को चेंज करता हूं, मैं लिखता हूं विकास झा। एंटर मारने से पहले बताइए कि स्पेस से पहले कितने टेक्स्ट है, VIKASH 6, और स्पेस के बाद 1 2 3, तो मतलब कि यहाँ पे 8 की जगह पे 3 आना चाहिए, है ना। क्या आ रहा है, नहीं आ रहा। अच्छा मैं, सॉरी मैं इसे हाईलाइट कर देता हूँ जिससे कि समझ में आएगा आपको, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, ऊपर तो मैंने मैनुअली लिखा था कि ऐसा आना चाहिए, आ रहा है, समझ में आया सबको। फिर से बताऊं, कोई ऐसा ही से फिर से बताना है। मुझे क्या करना है, जैसे मुझे स्पेस के बाद का टेक्स्ट गिनना है कितने हैं, हर किसी में कुछ करके आना चाहिए। तो यहाँ मैं देख रहा हूँ 3 है, 3 मुझे कैसे कैलकुलेशन से लाना है। मैंने सबसे पहले इसकी लेंथ निकाल दी, टोटल इसकी लेंथ है कितनी, इसकी लेंथ है मेरे पास 10, पूरी लेंथ मतलब इंक्लूडेड स्पेस। ठीक है, अब मुझे ये पता है कि स्पेस कौन से नंबर पे मैं वो निकाल सकता हूँ, निकाल सकता हूँ कैसे, बोलो, आप बोलो रितेश जी।
रेज, जो भी आपका नाम से, अभी तो मैंने बताया था, अभी मैम ने भी बताया था। आप बताओ नेक्स्ट। मुझे बस स्पेस फाइंड कराना है। हाँ, कैसे करा सकता हूँ बोलो। ठीक है, फाइंड ब्रैकेट में डबल कोट्स स्पेस डबल कोट्स सेल एड्रेस, किस सेल में हमारा है, बहुत अच्छा। तो कितना आ गया स्पेस, कौन से नंबर पे, 7 नंबर पे। आप बताइए सर, अगर मुझे यहाँ पे 3 प्रिंट कराना है, क्या करूंगा मैं यहाँ। अगर 10 मेरी लेंथ की वैल्यू है और 7 मेरी फाइंड की वैल्यू है, तो अगर मुझे 3 प्रिंट कराना है तो मैं कैसे कराऊंगा, ऐड कर दूं। ठीक है, अब किस किस को माइनस करूं, सबसे पहले किसको माइनस करूं, 10 वाले को माइनस करूं। 10 किससे आंसर आया था, लेंथ से आंसर आया था, तो मैंने सेलेक्ट किया लेंथ। ठीक है, लेंथ किसका, इसका, इससे मेरा 10 आया था, माइनस 7 किससे आया था, आप बताओ 7 किससे आया था, बताओ फाइंड का आर्गुमेंट, वो सिंटेक्स बताओ पूरा। अच्छा, सिंटेक्स क्या होता है, जब हम इज इक्वल टू से पूरा बोलते हैं। आर्गुमेंट क्या होता है, हम ब्रैकेट की जब अंदर की बात करते हैं। जैसे फाइंड के साथ जब आर्गुमेंट आएगा, फाइंड टेक्स्ट विद इन टेक्स्ट, वो आर्गुमेंट है दो। और फाइंड से लेके पूरा ब्रैकेट क्लोज तक वो सिंटेक्स है। बताओ फाइंड का सिंटेक्स, फाइंड ब्रैकेट डबल कोट्स स्पेस, स्पेस कॉमा, डबल कोट्स बंद भी होगा, डबल कोट्स स्पेस डबल कोट्स फिर कॉमा, है ना, सेलेक्ट। ठीक है जो मैंने लिखा है, ठीक है जो मैंने लिखा है। वो एडजस्ट कर जाओ, ब्रैकेट को हम नेग्लिजिट कर सकते हैं, हम कुछ आर्गुमेंट नहीं डाल सकते। जैसे L3 को L नहीं डाल सकते, 3 नहीं डाल सकते, ब्रैकेट तो एडजस्ट हो जाए। आगे यहाँ पे 3 आ गया, समझ में आ गया सबको। अब अगर मैं यहाँ पे, जहाँ पे ये मैराथन में राइट करवा रहा था, यहाँ पे राइट का हम सिंटेक्स देखते हैं और क्या है, इज इक्वल टू राइट। राइट में क्या है, कौन से टेक्स्ट से। अब ये पूछ रहा है कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर, तो आपको कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर चाहिए। अभी फिलहाल अगर आप गिनेंगे तो विकास झा में कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर है, 3। और 3 हमने कैसे निकाला है अभी, हमने किस किस को माइनस किया है, लेंथ से फाइंड को, फाइंड लगा के माइनस कर दिया। बताओ आर्गुमेंट तो पूरा सिंटेक्स। अरे सही बोल रहे हो, बोलो तो सही। राइट हो गया, सेल सेलेक्ट कर लिया। अब हमें 3 प्रिंट कराना है, लेंथ को फाइंड से माइनस कर देना। जैसे राइट हमने लगा दिया। अब यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ कैरेक्टर पूछ रहे हैं, कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर, और नंबर ऑफ कैरेक्टर में 3 चाहिए, 3 अभी हमने निकाला था। लेंथ का फंक्शन माइनस फाइंड का फंक्शन, बताओ। बताओ तो सही, क्या हमें यही डालना है, हम मल्टीपल सेल का यूज नहीं करेंगे, हम एक ही सेल में निकालेंगे। तो हमने लगाया लेंथ। ठीक है सर, आप बताओ आगे इसके, अब बताओ आगे। मैंने राइट लगाया, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे 3 जैसे मैं निकाल रहा था ना, मुझे यहाँ पे एक साथ ही लिखा हुआ चाहिए, पूरे आर्ग्यूमेंट में एक साथ, कैसे करूँ। अब मुझे राइट निकालो, क्या अभी अब मेरी स्क्रीन देख रहे हो आप, मेरी स्क्रीन देख रहे हो, एक बार देख लो, मतलब एक बार देख लो, इसके आएगा बता दो, फिर आप अपना काम करना चाहिए। सेलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट बंद, फिर माइनस इसका, हाँ हाँ हाँ, क्या लिखूं, फाइंड, हाँ, अच्छा, जिस जिस सेल में से, बस अब आप अपना काम कर लीजिए। ठीक है, आगे यहाँ पे, अब मैं इस सेल के अंदर लिखता हूँ फिर से एक्सेल, आ रहा है अब सही। सेम चीज अपने नाम के साथ नीचे करके दिखाओ यहाँ पे जल्दी से, आप मेरी स्क्रीन देख रहे हो।
ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल लेंथ का फंक्शन आ गया LEN, और मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया, निकल गया लेंथ। इसमें क्या घबराने की बात थी? ठीक है, समझ में आ गया सबको? अब लास्ट क्वेश्चन, सर आप बताओ। आप बताओ, ये जो मेरी स्क्रीन चल रही है अभी, इसमें मुझे फर्स्ट नेम जो मैंने यहाँ पे एक्सेल लिखा है वो, और मैराथन वो, मुझे इन दोनों को एक साथ लिखना है। कैसे लिखूं? देखो, मैंने यहाँ स्क्रीन देखो पहले मेरी, मैंने यहाँ पे एक्सेल लिखा हुआ है, यहाँ मैराथन लिखा हुआ है, मुझे इन दोनों को यहाँ एक सेल में ही प्रिंट कराना है। कैसे कराऊंगा? कॉनकैटिनेट, कॉनकैटिनेट। ठीक है, यहाँ पे कॉनकैटिनेट का ऑप्शन आ रहा है, बहुत अच्छा। हमने टैब दबाया, इसके साथ हमने सेलेक्ट किया फर्स्ट, देन नेक्स्ट, हमने सेलेक्ट किया, फिर हमने कर दिया एंटर। समझ में आ गया सबको? अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें सिंपल आपको अपना पहला नाम लिखना है, और यहाँ पे लास्ट नेम लिखना है। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये मुझे आप लोगों को बताने की जरूरत ना पड़े, मुझे यहाँ पे प्रिंट करवाना है नेम, मेरा फर्स्ट नेम डॉट लास्ट नेम @email.com। ठीक है, फर्स्ट नेम डॉट लास्ट नेम @email.com। अभी जैसे एक ऑनलाइन सर ने भी बताया था कि हम कॉन्केटनेट फंक्शन का यूज करेंगे, इसमें भी हम कॉन्केटनेट फंक्शन का यूज करेंगे। जितनी चीज हमें सेल रेफरेंसिंग से मिल पा रही है बढ़िया, नहीं तो डबल कोट्स में लिख दो। ठीक है, फटाफट कर दो, कुछ भी है जो पूछना है आपको। देखो, इसमें क्या है, जो सेल रेफरेंसिंग से जितनी चीज आपको मिल पा रही है, जैसे फर्स्ट नेम लास्ट नेम, आप उसे सेल रेफरेंस से लो, नहीं तो कॉन्केटनेट के अंदर डबल कोट्स में लिख दो। जैसे डॉट आपको नहीं मिल पाएगा, तब डॉट को डबल कोट्स में लिख दो। आपका एक हो गया फर्स्ट, सेकंड हो गया डॉट, थर्ड हो गया लास्ट, फोर्थ हो गया पूरा @email.com। 4 टेक्स्ट में काम खत्म। यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 जो है, ये हो गया सबसे, या करूं मैं? आप सो गया ना? अब उसके ठीक नीचे देखो क्वेश्चन नंबर 5, जिससे भी हो गया उससे नीचे क्वेश्चन नंबर 5। आपको सिंपल जो मैंने अभी ऊपर करवाया है सेम करना है, लेकिन एक आना चाहिए कैपिटल लेटर में, एक आना चाहिए स्मॉल लेटर में। मैंने केस बताया ना अभी, स्मॉल लेटर को कौन सा केस बोलते हैं, और कैपिटल लेटर को, तो अपर भी एक फंक्शन होना चाहिए, लोअर भी एक फंक्शन होना चाहिए। समझ में आया कि अगर मुझे कैपिटल में लिखना है तो कौन सा केस होगा? अपर, अपर खुद एक फंक्शन है। सेम अगर स्मॉल में लिखना है तो लोअर खुद एक फंक्शन है। एक बार 5th नंबर का क्वेश्चन है, ये करके दिखाइए मुझे। एक बार मेरी स्क्रीन देखना जिससे नहीं हुआ। यहाँ मैंने अपना फर्स्ट नेम लिखा है, मैनुअली टाइप किया है, लास्ट नेम लिखा है। यहाँ पे क्या है कि मुझे प्रिंट कराना था फर्स्ट नेम, तो मतलब कौन, दो टेक्स्ट को प्रिंट कराने के लिए कौन सा फंक्शन लगता है? कॉनकैटिनेट। फर्स्ट नेम चाहिए था तो मैंने फर्स्ट नेम सेलेक्ट कर लिया, कॉमा, उसके बाद मुझे डॉट चाहिए था, स्पेस के अंदर, डबल कोट्स के अंदर डॉट, फिर थर्ड टेक्स्ट मेरा क्या था, मेरा लास्ट नेम, मैंने वो सेलेक्ट किया। उसके बाद क्या था, @email.com, तो डबल कोट्स के अंदर मैंने पूरा लिख दिया। ठीक है, डबल कोट्स बंद, ब्रैकेट बंद, और एंटर किया, तो यहाँ देखिए आ गया। अब जब यहाँ पे मैं चेंज करूंगा, जैसे एग्जांपल मैं करता हूँ एक्सेल, और यहाँ करता हूँ मैराथन, तो यहाँ पे आ गया, देख पा रहे हैं? इजी था, हो गया सबसे। जिससे हो गया क्वेश्चन नंबर 5, ये ट्राई कीजिए। यहाँ ध्यान देना, मैं फिर से करके दिखाता हूँ आपको। अगर मुझे क्वेश्चन नंबर 5 करना है, ठीक है, ध्यान से देखो, मैंने क्या किया, मैंने लगाया क्योंकि लेफ्ट साइड से था तो लेफ्ट, और मुझे टेक्स्ट चाहिए था यहाँ से कहाँ तक चाहिए था, तो जहाँ तक ये फाइंड कर सके किसको, स्पेस को, और किस में से, इसमें से। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सेल आ गया। इन फंक्शन के पहले, सबसे पहले, क्योंकि मुझे जितना आंसर आया पूरा अपर में चाहिए ना, तो यहाँ पे एक फंक्शन लगा दूंगा अपर। अपर क्या काम करता है, इस पूरे टेक्स्ट को कैपिटल लेटर में लिख देगा। ठीक है, क्योंकि अभी मैंने बताया था केस इसमें 3 ही होते हैं, एक प्रॉपर, एक अपर और एक लोअर, 3 ही केस होंगे। अगेन मुझे यहाँ पे मैराथन प्रिंट कराना है, लेकिन मैराथन प्रिंट कराना है लोअर केस में। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं लोअर केस ही प्रिंट कर दूंगा यहाँ पे, इज इक्वल टू लोअर। अच्छा, दो तरीके हैं, एक बार ध्यान देना, दो तरीके हैं। अगर आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हो,
तब स्टेप बाय स्टेप शुरू से चलो अगर आपको पता है तो, नहीं तो बिल्कुल एंड में जो है ना उसे पहले कर दो, फिर उसके बाद उसे बायफरगेट करते रहो। जैसे यहाँ पे पहले वाले एग्जाम्पल में मैंने एक्सेल पहले प्रिंट कराया, उसे अपर केस में बाद में किया। अब इस केस में क्या होगा, मैं लोअर पहले निकाल दूंगा, लोअर। अब मुझे करवाना क्या है, टेक्स्ट, मुझे मैराथन निकालना है ना। और मैराथन कैसे निकाल पा रहा था मैं, राइट, राइट कौन सा, राइट ये वाला, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ कैरेक्टर में क्या कर रहे थे हम लोग, फाइंड लेंथ में से माइनस कर रहे थे फाइंड को, तो हमने लिखा है लेंथ, हमने सेलेक्ट किया, हमने माइनस कर दिया किसमें से, फाइंड। अभी ठीक इससे ऊपर मैंने यही एक्सप्लेन कर रखा था आपको, इसीलिए मैंने कहा था कि एक क्वेश्चन को ठीक सुनना, अगला क्वेश्चन उसी पे आएगा। आ गया, हम एक बार इसे चेंज करके देख लेते हैं। विकास झा, या तो आप लोग अपने नाम से चेक कीजिए, विकास आना चाहिए ए पॉइंट पे और कैपिटल लेटर में, झा आना चाहिए बी पॉइंट पे और स्मॉल लेटर में। हमने एंटर किया, आ रहा है बिल्कुल सही। किसी को कोई डाउट कुछ पूछना है या फंक्शन दिखाऊं? अच्छा, फंक्शन दिखाने का शॉर्टकट क्या होता है, मैंने बताया था। अच्छा ये रहा, फॉर्मूला टैब पे अगर आप कभी भूल जाए, फॉर्मूला टैब पे सबसे ऊपर यहाँ देखिए शो फंक्शन का ऑप्शन, ठीक है। तो आप जितने फंक्शन आपके लगे होंगे उस शीट पे, इसी का शॉर्टकट किया है वो कंट्रोल और टिल्ट, ठीक है। नेक्स्ट असाइनमेंट की तरफ चले। अभी हम लोग जो अभी पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं स्ट्रिंग रिलेटेड फंक्शंस। क्या पढ़ रहे हैं, स्ट्रिंग किसे बोलते हैं, या तो उसे हम स्ट्रिंग को ही टेक्स्ट बोल सकते हैं। अब नेक्स्ट पे आते हैं, ठीक है, हम यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट वाली शीट पे। यहाँ देखिए मैंने लिखा हुआ है इंडियन हैबिटेट सेंटर, ठीक है। और ये मैंने लिखा हुआ है एक अजीब से डेटा फॉर्मेट में, कोई कैपिटल है कोई स्मॉल है, इसमें स्पेस देखो कितना है। अगर मैं देखूँ यहाँ पे इसकी लेंथ निकालूं, अच्छा मुझे देखना है कि इसके अंदर टोटल कितना है, इंक्लूडेड स्पेस कितना टेक्स्ट भरा हुआ है इसमें। तो कैसे निकालूंगा मैं इसे, लेंथ, सबसे वाला सेलेक्ट कर दूंगा, कितना 70 आया, जबकि मैं इंडियन हैबिटेट सेंटर को गिनूंगा तो वो 70 थोड़ी ना पहुंचेगा। इसमें क्या है, अनवांटेड स्पेस है बहुत ज्यादा। मुझे इस डेटा को बिल्कुल सही करना है, नीचे देखिए, ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए आप कौन कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, यहाँ पे वो फंक्शन मुझे लिख के बताइए कि आप पहले, जैसे यहाँ पे क्या है, अगर आपको रिमूव करना है अनवांटेड स्पेस, तब कौन सा फंक्शन यहाँ पे यूज करेंगे। क्या हो सकता है, अगर मुझे अनवांटेड चीजों को हटाना या काटना हो कैसे कर सकते हैं उसे हम, क्या बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसे, क्या पता उससे रिलेटेड कुछ आता हो। क्या, एक ट्रिम हो सकता है, और रिमूव हो सकता है, और फाइंड, हाइड हो सकता है, और इरेज हो सकता है, ठीक है। चार आ गए। इरेज में, इरेज में क्या केस है, हम इसी चीज को समझते हैं। इरेज में क्या है, वो पूरा डेटा ही हट जाएगा। अगर मैंने इरेज किया इसमें से तो कुछ चीजें थोड़ी ना इरेज होंगी, पूरा डेटा हट जाएगा। सेम केस रिमूव में है, ठीक है। हाइड में क्या है कि वहां वो डेटा रहेगा तो, लेकिन हमें नहीं दिखेगा, उसका भी फायदा नहीं हुआ। बचा किया ट्रिम, ट्रिम में क्या केस है कि हाँ इसमें जो अनवांटेड चीज है वो सारी हट जाए, और जो हमारी चीजें नेसेसिटी है वो हमारी रह जाए। अकेला एक फंक्शन क्या बच गया, ट्रिम। तो चेक करो क्या ट्रिम एक फंक्शन है, यहाँ पे कहीं भी एक सेल में आप चेक कीजिए क्या ट्रिम एक फंक्शन है। अब ट्रिम करके सेल सेलेक्ट कर लीजिए, देखिए क्या आ गया। अनवांटेड चीज क्या थी, अनवांटेड चीज वो जो एक स्पेस के अलावा, जैसे अगर मैं लिखूं विकास कुमार झा, तो कॉमन सेंस क्या बोलता है कि विकास एक स्पेस फिर कुमार फिर एक स्पेस, यही तो बोलता है ना। अगर मैं एक स्पेस के 10 स्पेस दे दूं तो वो चीज सही नहीं होगी, इसलिए हम फंक्शन क्या यूज करेंगे, ट्रिम। तो पहले वाले का आंसर क्या लिखेंगे आप, ठीक। अगर मुझे यहाँ जो मैंने ये ट्रिम कर रखा है इसको मुझे प्रॉपर केस में लिखना हो तो मैं कैसे लिखूंगा, बताओ। अगर मैंने यहाँ पे ट्रिम जो कर रखा है टेक्स्ट, ट्रिम करके यहाँ देख पा रहे हो इंडिया सेंटर लिखा हुआ आ गया, ठीक है। अब मुझे इसे प्रॉपर केस में लिखना हो तो कैसे लिख सकता हूँ, अगर मुझे लोअर केस में लिखना है तो मैं क्या करता था, लोअर का फंक्शन लगाता था। अपर में लिखना था तो अपर का फंक्शन, प्रॉपर में लगाना है तो प्रॉपर का फंक्शन। मतलब चेक करो क्या होता है, क्या चेक करके देखो। हमने ट्रिम के पहले ही यहाँ पे लगा के देख लिया प्रॉपर, क्या ये काम कर रहा है, करके देखते भी रहना बस, क्योंकि नेक्स्ट जो आ रहा है वो इससे रिलेटेड आएगा। प्रॉपर काम कर गया ये, प्रॉपर का मतलब क्या होता है
कि सबसे पहला जो है हमारा वो कैपिटल होना चाहिए। जैसे इंडियन में आई, हैबिटेट में एच, सेंटर में सी, ये कैपिटल होना चाहिए। समझ में आ गया सबको? अब नीचे क्या है, अगर मुझे इसको कैपिटल लेटर में करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ? जैसे प्रॉपर में था, प्रॉपर लगा था, कैपिटल में अपर लगा दूंगा, स्मॉल में लोअर लगा दूंगा। ये तीन तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, अभी अभी जस्ट मैंने बताया था अपर, लोअर और प्रॉपर का, ये तीन आपने कर लिया। यहाँ पे क्या है कि इस सेल में जिसमें विदाउट स्पेस, मतलब कि जिसमें विद स्पेस है बहुत ज्यादा, उसकी लेंथ कितनी है, ये कैसे फाइंड करेंगे? यहाँ पे जो हाउ मेनी लेटर्स इन द वर्ड, मतलब इस वाले के अंदर कितने टेक्स्ट है, इसमें कितने वर्ड्स है, वो मुझे काउंट करना है। कैसे करेंगे? लेंथ से कर देंगे, तो कर दो। लेंथ, लेंथ हमें लगाया ऊपर वाले का। अब मेरा क्वेश्चन क्या था, हाउ मेनी एक्स्ट्रा स्पेसेस इन ब्लू सेल, मतलब एक्स्ट्रा स्पेस कितना है ब्लू सेल के अंदर, ये कैसे निकालेंगे, कोई आइडिया किसी का? अब मैं यहाँ पे कितने एक्स्ट्रा स्पेस है उसको काउंट कराऊंगा। तो मेरा लॉजिक क्या बोलता है, सिंपल सा, कि एक जब मैं ट्रिम करवा के करवा रहा था, ट्रिम करके, तो प्रॉपर बिल्कुल सही से आ रहा था कि कुछ टेक्स्ट, पहला टेक्स्ट एक स्पेस, दूसरा टेक्स्ट दूसरा स्पेस, और फिर तीसरा टेक्स्ट, यही आ रहा था, प्रॉपरली यही आना चाहिए। तो अब मैं जो सही है उसमें से इसे माइनस कर दूंगा। देखो मैंने क्या, लेंथ निकाला इसका, इसकी लेंथ कितनी आ गई थी, 70। अभी ऊपर मैंने निकाला है, चेक कर लेते हैं, 70 आ गई। इस 70 में से माइनस कर दूंगा जो हमने लेंथ निकाली है, किसकी, ट्रिम की, ट्रिम ऑफ क्या, इसका, ठीक है, 49। अगर आप गिन के देखेंगे तो प्रॉपर 49 ही है। कैसे पता? आप यहाँ इंडियन हैबिटेट सेंटर में प्रिंट करा रखा है, ठीक है। ये किस फंक्शन से कराया मैंने, ट्रिम फंक्शन से। तो हमने क्या करा, इसकी लेंथ यहाँ चेक कर ली कितनी है, लेंथ, ठीक है। तो 70 माइनस 21 कितना आएगा, 49। समझ में आ गया सबको? ये था कि इसमें कितने स्पेस है एक्स्ट्रा, इतना क्लियर है? अब नेक्स्ट सबसे एंड का क्या है कि हमें एक रैपटेक्स टूल है, उसका यूज करना है इस वाले पे, जो मैंने ये इंडिया सेंटर लिखवाया है ना, इस वाले पर इसको एक सेल के अंदर लिखना है। तो इसका क्या टूल होता है, होम टैब पे ही रैप टेक्स्ट का हमने किया, वो एक सेल के अंदर आ गया, देखा आपने? अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है, जहां मैंने लिखा हुआ है आई लव एक्सेल मैराथन, इसको प्रॉपर सही तरीके से कीजिए, सही से पढ़ के। हो गया सबको, होगी समझ में आ गया सबको? 6 नंबर है, हाउ मेनी लेटर इन द वर्ड, हाउ मेनी एक्स्ट्रा स्पेस, सेम तो है जो मैंने अभी यहाँ पे बताया था। ओके, इसमें क्या है, हाउ मेनी एक्स्ट्रा स्पेस में मैं कह रहा हूँ कि इसमें जैसे मैंने लिखा है आई लव एक्सेल मैराथन, तो आई और लव के बीच में एक स्पेस तो रहेगा ही, लेकिन यहाँ बहुत सारा स्पेस है। मैं जानना चाह रहा हूँ कि इसे पूरा मिला के कितना अनवांटेड स्पेस है। तो कैसे करेंगे इसको, मैं यहाँ करके दिखाता हूँ आपको। हमने लगाया इसमें लेंथ का फंक्शन। लेंथ का फंक्शन में क्यों लगाया, क्योंकि हमें एक बार पूरा लेंथ समझना है, पूरा लेंथ है कितना, 101 हमारी पूरी लेंथ है। हाँ, मैंने से किया ट्रिम, एक सेकेंड, मैं सेलेक्ट किया इसे, तो यहाँ पे आ गया, तो यहाँ ट्रिम करके आ गई है। मैं इसकी एक बार लेंथ चेक कर लेता हूँ, लेंथ कितने की, ट्रिम जो मैंने अभी देखा है इसकी, इसकी कितनी लेंथ आ गई, एक एक स्पेस सर 21 लेंथ आ गई। अब मुझे एक्स्ट्रा स्पेस कैसे निकालना होगा, इस 101 माइनस 21, 80 आंसर आना चाहिए मेरा। तो मैं कैसे करूंगा, एक सेल के अंदर मैं निकालूंगा लेंथ, फिर सेलेक्ट करूंगा मैं ये वाला सेल, क्योंकि इसी के अंदर मैंने टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो इसका आंसर आ जाएगा 101, जैसा कि आपने देखा यहाँ पे आ रहा था, ठीक है। अब मैंने इसी में माइनस कर दिया लेंथ ऑफ ट्रिम, जो ट्रिम्ड आएगा इसका, तो इसका आंसर आ रहा था 21, इतने का आंसर आ रहा था 21, अभी देखा आपने, इतने का आंसर आ रहा था 101। अब माइनस कर दूंगा तो 80 आंसर आ गया, ठीक है। इफ और रोज और इफ हुआ, इफ आया। चलो पहले ना एक इफ समझो। अच्छा, इफ ना सबसे ज्यादा यूज होने वाला फंक्शन है, मतलब मैक्सिमम टाइम एक्सेल में हम इफ का यूज करते हैं, और इफ सबसे इजी फंक्शन है, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक हमारा लॉजिकल टेस्ट होता है कि बस लॉजिक क्या होता है आपके हिसाब से, लॉजिक क्या होता है आप बताओ, कितना क्या?
कोई भी एक लॉजिक क्या होता होगा, कोई भी मुझे बताओ लॉजिक क्या होता होगा। लॉजिक सिंपल वो है जिसका आंसर या तो हाँ या तो ना है। ठीक है, जैसे मैं बोलता हूँ कि दो एक से बड़ा है। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा कि बड़ा है पूरी स्टेटमेंट चाहिए, लेकिन हाँ आएगा नहीं तो ना आएगा। ठीक है, पॉसिबिलिटी नहीं एग्जैक्ट हाँ या तो ना। हाँ ना में क्या पॉसिबिलिटी है। ठीक है, अगर मैं कहूँ दो दो के बराबर में क्या पॉसिबिलिटी रह गई, हाँ ही है उसका आंसर। ठीक है, या मैं कहूँ दो एक से छोटा है, ना ही है उसका आंसर। तो बस या तो हाँ या तो ना। तो हम इस लॉजिकल में देखते हैं एक लॉजिक टेस्ट, कोई सा भी किसी लॉजिक कैसे बताते हैं मैं बताऊंगा आपको। सिंपल उसमें क्या है कि लॉजिक बताने के लिए कोई कंपैरिजन ऑपरेटर यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं एक लगाता हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैं कुछ लिखता हूँ विकास। ठीक है, अब देखो मेरा एक सिंपल लॉजिक कैसे बताता है कि अगर मैंने बराबर लगाया, मैंने कहा अगर या तो यदि इस सेल में, वैसे जूम करो इतना, ये ठीक है। नहीं नहीं, अरे मतलब इतने में ही काम हो जाएगा, समझ में आ रहा है, ये तो ठीक है ना। देखो देखो, यहाँ मैं डी वाले में लगाता हूँ। मैंने कहा कि अगर मैं इस सेल में, जो ये पिंक वाला सेल है, कुछ भी लिखता हूँ इसमें, ठीक है, मतलब ये सेल खाली नहीं होता। खाली नहीं का कैसे बताते हैं, डबल कोट्स में आप कुछ भी मत लिखो तो वो बताता है कुछ भी नहीं। तो मैंने यहाँ लगाया बराबर, इफ इस सेल में अगर ये सेल बराबर हो कुछ भी नहीं के, तो कुछ भी नहीं आए, सिंपल है इतना। नहीं तो फॉर एग्जांपल ए आ जाए अभी के लिए। ठीक है, हमने एंटर किया और हमने इसे ड्रैग कर दिया। इस सेल में कुछ भी है क्या, तो आंसर क्या आया, कुछ भी नहीं। अगर मैं इस सेल में लिखता हूँ विकास, तो आंसर क्या आएगा, मैं लिखता हूँ कुमार, आंसर क्या आएगा, क्योंकि मैंने यही लगाया था। अब मुझे क्या करना है, उस ए को चेंज करना है, क्योंकि आपको 1 2 3 कौन से फंक्शन से, आप रोज वाले फंक्शन से, तो आपको उस ए की जगह पे वो रोज वाला फंक्शन वो कर देना है, अप्लाई कर देना है। तो आपने ए को यहाँ से हटाया, ए को यहाँ से हटाया और लगा दिया रोज। ठीक है, और सेलेक्ट किया आपने एक सेल ये, इसके अंदर सेल सेलेक्ट किया आपने ये, फिर कॉलन, ये सेल खुद सेलेक्ट हो गया। ठीक है, आपने एक F11 को फिक्स कर दिया। आप ऑलरेडी ये कर चुके हैं, कल भी इस चीज को किया था, आती हमने आज इस चीज को किया था। और ब्रैकेट बंद। अब यहाँ क्या आ गया एक ही जगह 1। अब जब मैं नीचे ड्रैग करूंगा तो यहाँ पे 1 2 3 खुद पे खुद आएगा, क्योंकि हमने पढ़ा था अभी कल फंक्शन। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ जैसे एग्जाम्पल एक्सेल, तो आगे क्या आना चाहिए, क्या आ रहा है, समझ में आ गया। क्योंकि सेल रेफरेंस में आपने एक जगह पे आपको जो 1 2 3 वाला था ना, आपने उस चीज को शायद ठीक से नहीं लगाया, जिससे फिक्स अनफिक्स करते हैं ना। आप यहाँ मेरे वाले स्क्रीन पे देखो, F11 बिल्कुल सेम है। 11 12 13 14 अच्छा अलग हो रहा है, क्या आपके भी सेम हो रहा है। आगे समझ में आ गया, आगे बढ़े, आगे बढ़े। आप लोगों के लिए सबसे मजेदार चीज, ठीक है, ये देखो, अभी तक आप लोगों ने फंक्शन पढ़े बहुत सारे, इस चीज को ध्यान से देखना। बिना फंक्शन के भी हम काम कर सकते हैं। अच्छा, फंक्शन मैंने आप लोगों को क्या बताया, आप फंक्शन का काम कर सकते हो अगर आप एक सेल में वैल्यू चेंज करो तो दूसरे जो रिलेटिव सेल है जहाँ फंक्शन लगाया है वहां वैल्यू चेंज होनी चाहिए, यही था। ठीक है, अब एग्जांपल के लिए मुझे यहाँ पे फर्स्ट नेम चाहिए, फर्स्ट नेम चाहिए, यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, लास्ट नेम, लास्ट नेम चाहिए। और यहाँ पे एग्जांपल के लिए मुझे क्या चाहिए, फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम डॉट लास्ट नेम। ठीक है, अब मतलब मैंने जस्ट नॉर्मल ऐसे फॉर्मेट बनाई है, आप कुछ भी कर सकते हैं इसमें अपने हिसाब से ना। सब मेरी स्क्रीन देख पा रहे हो, मतलब ये देखना, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए और काम आएगा। अब मुझे यहाँ क्या चाहिए था, फर्स्ट नेम, तो मैंने टाइप किया फर्स्ट नेम, इसमें से देख के सुमित था, सुमित कुमार में सुमित था फर्स्ट नेम, मैं टाइप किया सुमित। ठीक, नीचे गया, नीचे मेरा कर्सर है यहाँ पे और मैंने प्रेस किया कंट्रोल E। क्या मुझे फर्स्ट नेम निकालने की जरूरत पड़ी, अभी हम क्या कर रहे थे, एक्सेल मेथड में एक्सेल निकालने के लिए बहुत ज्यादा फंक्शन लगा रहे थे, लेफ्ट राइट ये सब लगा रहे थे, लेकिन यहाँ हम ऐसे भी काम कर सकते हैं, कंट्रोल E। कंट्रोल E किसका शॉर्टकट की है, अच्छा, होम टैब पे फिल पे एक ऑप्शन आता है फ्लैश फिल। ठीक है,
होम टैब पे एंड में यहाँ पे एक फिल का ऑप्शन आता है जिसके ऊपर आता है फ्लैश फिल। इस फ्लैश फिल का शॉर्टकट की है कंट्रोल ई। अगर मुझे इसके लास्ट नेम में कुमार था और कुमार लिखना था यहाँ पे, जैसे कुमार लिखना है, फिर यहाँ पे सिंह यादव ऐसा समथिंग लिखना है मुझे, मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा कुमार, नीचे आके फिल पे जाके फ्लैश फिल। इसी फ्लैश फिल का शॉर्टकट की मेरा क्या था, कंट्रोल ई। एक बार ट्राई करो और बताओ मुझे हो रहा नहीं हो रहा। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं लिखता हूँ, लेकिन मुझे डेटा बढ़ाना पड़ेगा उसके लिए। ठीक है, मुझे, हम क्या करते हैं ना, इसमें एक लॉजिक देते हैं कि हमें क्या चाहिए। हमने एक डेलीमीटर सेट किया, हमें डेलीमीटर बता दिया कि हमें सुमित लिखा हमने पहला, तो नीचे का लॉजिक ढूंढ रहा है कि शुरू से उसने सुमित लिखा, स्पेस से पहला वाला। फ्लैश फिल में वो सेम फॉर्मेटिंग को उठा लेगा। ठीक है, सेम लास्ट नेम के लिए भी, सेम मिड नेम के लिए भी, और आपके 10 नाम है, आप वहां से भी कर सकते हो। ठीक है, अब आपको समझ में आया जब मैंने कहा था कि मैं ईमेल एड्रेस निकाल रहा हूँ बस उसका, तो ईमेल एड्रेस में जल्दी कैसे निकाल पा रहा था, मैंने पूरे एंटायर डेटा में से बस एक का ईमेल एड्रेस लिखा और मैंने कर दिया कंट्रोल ई। या तो आपको फंक्शन बहुत अच्छा पता होना चाहिए था, तब कॉलन से बाद वाला ढूंढवाते जो मैंने ढूंढवाया था फाइल से, फिर आप लेन से माइनस करवाते, ऐड ढूंढवाते, उसके आसपास चीजें ढूंढवाते, फिर प्लस माइनस बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करते। नहीं तो एक की ईमेल आईडी, एंटर कंट्रोल ई, नहीं तो फिल पे जाके फ्लैश पे। इतना समझ में आ गया। इसका एक ड्रॉबैक है, मतलब इसकी एक दिक्कत है। क्या दिक्कत है इसकी, कि अगर आपने इसे विजय यादव यहाँ लिखा है और इसको आपने लिख दिया विकास कुमार, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आगे कुछ नहीं करेगा, उसने उसको जस्ट एज अ वैल्यू पेस्ट कर दिया। ठीक है, इसमें बस ये चीज है कि अगर आप फंक्शन के थ्रू करते, तो जैसे आपने विकास कुमार लिखा तो इसमें विकास और कुमार आता। जैसे देखिए मैं इसे हाईलाइट करता हूँ विकास कुमार को, तो जैसे मैंने विकास कुमार लिखा है, आगे क्या आ रहा है, विजय यादव आ रहा है, क्योंकि इससे पहले से विजय यादव था। मैं कुछ भी चेंज करूंगा इन दोनों में चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर मैं इसे फंक्शन से करता तो फिर वो चेंज हो रहा होगा। ठीक है, तो आपको दोनों तरीके आपको आ गए हैं, या तो आप फंक्शन के थ्रू कीजिए, अदरवाइज फंक्शन से नहीं करना तो आप लोग फ्लैश फिल का यूज कीजिए, मैक्सिमम चीजें आपकी फ्लैश फिल से ही काम हो जाएगी। ठीक है, जैसे एक था आपको फर्स्ट नेम डॉट लास्ट नेम प्लस कुछ आईडी बना था, आप लोगों ने क्या किया, कॉनकैटनेट लगाया, फर्स्ट नेम निकाला, अगर फर्स्ट नेम नहीं दिया होता वहां पे तो निकालना पड़ता, लेंथी फंक्शन बनता। इसमें क्या है, फर्स्ट नेम डॉट लास्ट नेम आपने एक लिखा, कंट्रोल टी मारा, नीचे दर के सारा उसकी फॉर्मेटिंग उठा ले, लेकिन वो एक टाइम के लिए यूजेबल है आपका। आपने जैसे डेटा चेंज किया आपको फिर से प्रोसेस सेम करना। ठीक है, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ ध्यान से देखिएगा। अब इसमें क्या है, मेरे पास एक डेटा है, मान लो ये रहा, मैं इसे कॉपी करता हूँ, मैं नीचे आता हूँ, पेस्ट करता हूँ, फिर मान लो मैं ऊपर से आता हूँ, बीच का मैं बस डमी डेटा एक बना रहा हूँ। ठीक है, और मैं पेस्ट करता हूँ। अब मुझे पता है कि इसके अंदर बहुत सारी वैल्यूज हैं। ठीक है, बहुत सारी वैल्यू है, मुझे इसमें से जितनी यूनिक वैल्यू है मुझे वो चाहिए बस। ठीक है, उससे ज्यादा नहीं चाहिए। यूनिक मतलब जो डुप्लीकेट ना हो। जैसे इसमें आप देखेंगे तो सुमित कुमार 2 बार आया हुआ है। ठीक है, अगर आप देखें इसमें, मतलब बहुत, जैसे अगेन नीचे देखेंगे तो बहुत सारे नाम है जो डबल डबल आ रखे हैं। ठीक है, हम कैसे पता लगाएंगे, हम 1 2 लिख के, मैं एक बार इसमें वो कर देता हूँ, यहाँ कितने टोटल 32 है, 32 में कुछ है जो डबल डबल है, सुमित कुमार यहाँ 2 बार नीचे फिर से आ गया 28वें 29वें नंबर पे, है ना। तो इसमें क्या करूंगा, मैं इसमें डुप्लीकेट को हटाऊंगा और यूनिक को प्रिंट करूंगा। कैसे, अगर आपको ये डेटा रहने देना है यहाँ पे, तो आप इस डेटा को रहने भी दे सकते हैं, तो आप कॉपी कीजिए, कहीं और पे पेस्ट कीजिए। ठीक है, इससे आपका फायदा क्या होगा, इससे आपको पता लगे कि आपका ओरिजिनल डेटा तो रिमेन वैसे ही रह जाएगा, आप नए डेटा पे काम कर रहे हो, बाद में उसे कॉपी पेस्ट तो कर ही सकते हो ना। आप ध्यान से देखना, यहाँ से आप गए डेटा वाले टैब पे, और यहाँ पे एक ऑप्शन है रिमूव डुप्लीकेट, है यहाँ पे, आपने उस पर क्लिक कर दिया। ठीक है, अब आपसे पूछा कि जे कॉलम में जो है बस उसी को करना है, अगर आपने मल्टीपल सेलेक्ट किया होता तो मल्टीपल ऑप्शन देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे आपने कर दिया ओके। कितने कितने डुप्लीकेट हट गए, ये आपको एक स्टेटस दे रहा है कि 23 डुप्लीकेट थे वो हट चुके हैं, और 9 वैल्यू जो है वो यूनिक है। समझ में आया सबको, एक बार करके देखिए, आप करके बताइए मुझे। अभी यहाँ पे कितनी वैल्यू आ रही थी, 32 आ रही थी, जबकि 32 में
यूनिक कितने मेरे पास 9 यूनिक है, ठीक है। 32 में से 9 यूनिक है, तो ये नाम वही है जो दोबारा रिपीट नहीं हुए होंगे इसमें। करो एक बार कोई डेटा लो, आप रैंडम डेटा लो, उसके हिसाब से अपने हिसाब से करके देखो। एक मेरी स्क्रीन दिख रही है सबको? अभी जस्ट डेटा देखिएगा, इस पे हम बाद में काम करेंगे। अभी क्या है, मैंने एक एम्प्लॉय अटेंडेंस सिस्टम बना रखा है, ठीक है। उस पे यहाँ सीरियल नंबर है, नेम है, इन टाइम, आउट टाइम, लंच टाइम, ड्यूरेशन, स्टेटस, और यहाँ पे फिर मैंने कुछ स्टेटस लिखा हुआ। और जब मैं यहाँ करता हूँ तो कोई भी बता सकता है ये क्या है। ये कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है ना कि ये इन टाइम है या आउट टाइम है। सेम ये चीज, क्या ये इन टाइम है, आउट टाइम है या लंच टाइम है, कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। तो मतलब अगर ये तो टोटल 25 डेटा है, अगर मान लीजिए 25,000 डेटा होता तो ये वो करता, मैं कंफ्यूजन क्रिएट करता। तो इसके लिए मुझे क्या होता है, जब भी मैं स्क्रॉल करूँ कहीं भी, मुझे ये तो एटलीस्ट दिखता दिखता रहना चाहिए हमेशा। हेडिंग हमें दिखती रहनी चाहिए। इसको कैसे करते हैं, ये सब क्या बोलते हैं हम, ठीक है। ये हमारा पेन होता है, इस पेन को हम फ्रीज कर देते हैं। जहां से हमको फ्रीज करना है उसके एक नीचे क्लिक कीजिए, एक नीचे वाला सेल सेलेक्ट कीजिए, और फ्रीज का मतलब क्या है, वो हमें दिखेगा ना। तो दिखने वाला टैब कौन सा कहला जा सकता है, व्यू टैब। उस पर हमें थोड़ा दिखने का होगा। व्यू टैब पे आप देखेंगे फ्रीज पेन, तो यहाँ पे आपके पास तीन ऑप्शन है। एक फ्रीज पेन, यहाँ पे देखिए टॉप रो और फर्स्ट कॉलम। पहला ऑप्शन जो है वो जहां से आपने सेलेक्ट कर रखा है वहां से उसे कॉलम और रो को फिक्स कर देगा। सेलेक्ट कीजिए और अब ड्रैग कीजिए। अब स्क्रॉल करके देखिए, समझ में आ रहा है? इसका यूज समझ में आया किसी को कि यूज कहाँ पे कर सकते हैं हम? अगर हमारे पास बहुत हैवी डेटा है और अगर उसमें से हमें कंफ्यूजन होती है बार बार कि कौन सा क्या था, कि हमें इन टाइम क्या था, आउट टाइम क्या था, उसमें दिक्कत होती है, तो हम यहाँ से उस चीज को कर सकते हैं, देख सकते हैं इजीली। समझ में आ गया सबको? अब ऐसे ही हो सकता है कि आप लोग एक डेटा बना के देते हो लोगों को, ठीक है। उसमें से आप चाहते हैं कि एक सर्टेन नंबर पे किसी सेल पे मैं यहाँ लिख सकता हूँ, ठीक है, और किसी सेल पे मैं यहाँ नहीं लिख सकता। यहाँ पे या एक जगह था। अच्छा, ये डाउनलोड करने के बाद लॉग हट गया इसका, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या हिसाब है। अच्छा, ये डाउनलोड करने के बाद ये फाइल हट जाती है, अब इसे अनप्रोटेक्ट हो जाती है। मुझे यहाँ पे लिखना है और यहाँ पे नहीं लिखना, ठीक है। दो तरीके हो सकते हैं कि मैं इसे बोलता हूँ मैं सेल्फ प्रोटेक्शन। तो मैं कैसे करूँगा, मैंने सेलेक्ट किया सबको, ठीक है। अब ये फॉर्मेटिंग का टूल का खेला और कुछ भी नहीं। राइट क्लिक, यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी देखिए, फॉर्मेट सेल। अब यहाँ देखिए प्रोटेक्शन पे जाके, यहाँ ये क्या है, सेल लॉक है। इसको अच्छा, हमें ना पूरी शीट पे सेल को डिफाइन करना पड़ेगा, किस सेल पे हम क्या करना चाहते हैं। तो दो तरीके से सेल को हम डिफाइन कर सकते हैं। एक, या तो वो सेल लॉक हो या तो वो सेल अनलॉक हो, है ना। तो मैंने क्या किया, इन सबको अभी लॉक कर दिया, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मैंने सबको लॉक कर दिया, और यहाँ जाके मैंने इतने सेल को इसको सेलेक्ट करके अनलॉक कर दिया, इसको जाके अनलॉक कर दिया। अब मुझे ये बताओ, क्या ये सेल और ये सेल अलग हो गए ना खुद पे खुद? एक लॉक हो गया और एक अनलॉक हो गया। और मुझे किस किस को वो करना है, प्रोटेक्शन देना है। तो जिसको प्रोटेक्शन देना है, रिव्यू पे जाओ, प्रोटेक्ट पे जाओ, और यहाँ पे बस ऑप्शन आता है, देख रहे हो, यहाँ से आप उसे प्रोटेक्ट कर दो। मैंने कहा लॉक सेल को प्रोटेक्ट कर दे, और इसका पासवर्ड अगर आपको रखना है तो आप पासवर्ड रख दीजिए। मैंने एग्जाम्पल के लिए 123 रख दिया पासवर्ड, और मैंने कर दिया ओके, ठीक है। ये फिर पूछेगा रिकन्फर्म के लिए, हमने करा ओके। अब इसमें क्या है, जितने भी लॉक सेल थे, जिस जिसको मैंने लॉक किया था उस पे मैं कुछ भी नहीं लिख सकता, और जो जो अनलॉक थे उन पे मैं लिख सकता हूँ। चेक कीजिए एक बार खुद। अच्छा, आप लोगों ने किया ये हाथों हाथ, ये हमारा अनलॉक है और ये हमारा लॉक है, देख पा रहे हो? तो अगर आपने किसी को कुछ क्रिएट करके दिया है कि आप चाहते हैं कोई और आपके डेटा को डिस्टर्ब ना करे, तब इसका यूज इजिली कर सकते हो, लॉक और अनलॉक का। एक बार यूज करके देखिए। आगे मैंने आपको ये वाला सेल दे रखा है ना, इस पे आप यूज करके देखिए। आप प्रोटेक्शन हटा के आ सकते हैं, डायरेक्ट रिव्यू पे जाइए और अनप्रोटेक्ट पे क्लिक कर दीजिए। अगर आपने पासवर्ड लगा रखा है तो आपसे पासवर्ड पूछेगा, जो कि बस आपको पता है, तो आप यहाँ पे 123 अपना पासवर्ड डाल दीजिए। आप पासवर्ड कुछ भी रख सकते हैं। किसी को ये पता है कि ये फाइल मेरे अलावा कोई खोल ही ना पाए, मतलब इस फाइल पे ही वो लग जाए, पासवर्ड लग जाए फाइल में जाके। अच्छा, एक ऑप्शन, हाँ बिल्कुल सही, यहाँ से एक ऑप्शन है बिल्कुल। नहीं तो एक ऑप्शन ये है जो इन्होंने बताया, बस यहाँ पे आप पासवर्ड रिसेट कर दीजिए,
नहीं तो जब आप सेव एज पे क्लिक करते हैं, ठीक है, सेव एज पे आप लोकेशन देते हैं, एग्जाम्पल मैंने इन्हें डाउनलोड का लोकेशन दिया, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, नाम असाइन करते हैं, फाइल का टाइप असाइन करते हैं, यहाँ से यही होता है। अब मुझे इन दोनों को पे जो करना है आप लोग करते हो अपने हिसाब से कीजिए। एक यहाँ आता है टूल का ऑप्शन, टूल पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे जनरल ऑप्शन, और यहाँ पे पासवर्ड डाल सकते हैं। पासवर्ड किस किस चीज के लिए, अगर कोई ओपन करता है तो भी पासवर्ड, अगर कोई उसमें कुछ चेंज करना चाहता है तो उसका पासवर्ड, दोनों के पासवर्ड आप आराम से रख सकते हैं। ठीक है, वहां से सर आप जो फाइल इन्फो पे डालते हैं आप एक नॉर्मल पासवर्ड डाल दो, खोले तो पासवर्ड क्या, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कि अगर आपको किसी ने ओपन करना है तो अलग पासवर्ड, मॉडिफाई करना है तो अलग पासवर्ड, और दूसरा एक और ऑप्शन है आपके पास, अगर किसी को पासवर्ड मिल गया तो आपकी फाइल का बैकअप बना के तैयार करते हैं हर टाइम, आपके फाइल के खोने के चांसेस या लॉस होने के चांसेस कम हो जाते हैं इस केस में। समझ में आ रहा है, या डेटा लॉस होने के, तो यहाँ ऑप्शन है क्रिएट ऑलवेज बैकअप, टिक कर दीजिए उसे, या अपना पासवर्ड डाल दीजिए, और जैसे जो आपको करना है वो कर लीजिए। ठीक है, समझ में आया? अभी तक का सारा समझ में आया? ठीक है, आप देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे मेरे पास एक लिस्ट है, ठीक है, आप लोग इस वाले पे सेम काम करना स्टार्ट करो, जो जो मैं क्वेश्चन नंबर 1 डाला हुआ है, सॉरी मैं इसको 2 कर देता हूँ बस, आप लोग इस सेकंड वाले पे करना स्टार्ट करो, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या है, आपके पास एक आईडी दी गई है, मतलब एक डिटेल दी गई है, मान लो ये बहुत ज्यादा डिटेल अगर होती तो, लिस्ट है, सीरियल नंबर, कोर्स, कोर्स की आईडी और उसका एक स्टाफ का नाम, ठीक है, रैंडम डेटा है आपके पास। आपको यहाँ पे आईडी का क्या करना है, एक ड्रॉप डाउन बटन बनाना है। ड्रॉप डाउन बटन समझ पाते हो, जैसे कि होम टैब पे आप क्लिक करो तो जो भी टैब है, जैसे यहाँ 15 लिखा हुआ है, इसके साइड में जो बटन है ये ड्रॉप डाउन बटन है। ड्रॉप डाउन बटन में क्या हो रहा है, आपके पास ऑप्शन आ रहे हैं कि आप सेलेक्टेड चीजों में से कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? आप ड्रॉप डाउन बटन बनाते हो लिस्ट का या किसी भी चीज का जो आपको सेलेक्ट करना है, तो आपने क्या किया, आईडी पे क्लिक किया, सिंपल। अब देखो डेटा टैब पे गए और आपने क्या किया, इस सेल को वैलिडेट कर दिया, ठीक है, वैलिडेशन लगा दिया इसके अंदर, डेटा वैलिडेशन पे क्लिक किया, यहाँ देखिए आ रहा है अलाउ करके, वैलिडेशन क्राइटेरिया क्या है, मान लो लिस्ट, और लिस्ट में सोर्स, सोर्स किसका, हमें आईडी कहाँ है, यहाँ पे है, सेलेक्ट सेलेक्ट कर लिया हमने, और हमने कर दिया ओके। अब यहाँ पे एक बटन बन गया, यहाँ एक बटन बन गया, अब मैं जब ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट करूंगा, इसके अंदर मैं इन्हीं में से डेटा सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो जब भी मुझे डेटा एंट्री करनी होगी, पॉसिबल था कि यहाँ B1111 लिखा था, टाइपिंग टाइप पे एरर हो सकता है कि मैं 11 और 1 लिख दूं, या एक ही बार 1 लिखूं, लेकिन ड्रॉप डाउन बनाने से मुझे क्या हो गया कि जो मेरे पास डेटा दिया गया है लिस्ट में, उसी में से ये चूज करेगा। इतना क्लियर है? अब मेरे पास डेटा है, अभी तक हम पढ़ रहे थे कि हमने नाम लिखा तो नाम में से पहला ढूंढ दो, बाद का ढूंढ दो, अभी हमने क्या, 2 नंबर है, 2 नंबर को जोड़ दो, यही कर रहे थे। अब क्या है, मेरे पास बहुत हैवी डेटा है, मान लो अभी मैंने ये बस 4 एग्जांपल लिए कि आप लोगों को समझ में इजीली आ जाए, अदरवाइज ये सारे काम जो मैं अभी करने वाला हूँ, बताने वाला हूँ, वो एक हैवी डेटा पे ही होता है। ठीक है, ये सारे टूल आप हैवी डेटा पे करोगे। यहाँ पे एक लुकअप नाम की कैटेगरी होती है, लुकअप क्या काम करता है, जैसे हमारा समझ में ही आ रहा है, लुक का मतलब क्या होता है, देखना, तो ये हमारे पर्टिकुलर किसी एक डेटा को देखता होगा, कहाँ से, किसी एक टेबल में से या किसी रेंज में से। समझ में आ गया? तो इसके लिए क्या क्या होना जरूरी है मेरे पास, एक पर्टिकुलर डेटा जो मैं लिखूंगा, ठीक है, याद रखिएगा, जो मैं कहीं लिखूंगा, जैसे एग्जांपल मैंने इस पूरे डेटा में से ढूंढवाना है एडीसीसी, तो कहीं ना कहीं मन में तो मैं सोच नहीं सकता, कहीं ना कहीं मेरे पास क्या होगा, जहां मैं एडीसीसी लिखूंगा, तो जहां पे मैं लिखता हूं वो कहलाती है मेरी लुकअप वैल्यू। क्या कहलाएगी? लुकअप वैल्यू, कि उस वैल्यू को ढूंढना है, इसीलिए वो लुकअप वैल्यू। दूसरा, कहीं ना कहीं ये ऑप्शन होना चाहिए कि वो चीज मेरे पूरे डेटा में होनी चाहिए, तो वो क्या कहलाएगा, जिसके अंदर वो चीज है, एक लुकअप वैल्यू, एक जिस रेंज के अंदर है उसे हम कहेंगे टेबल, या टेबल अरे, या तो रेंज, कुछ भी कह सकते हैं, इस लैंग्वेज में हम टेबल अरे कहेंगे। इतना क्लियर है सबको? तो फिर आप लोगों को आ गया। अब देखो मुझे यहाँ क्या करना है, मैंने क्वेश्चन दिया आपको, लुकअप कराना है स्टाफ का नाम एक रेंज में से, जबकि आईडी आपको दी गई है, तो यहाँ लुकअप वैल्यू क्या है, कोई बताना चाहेंगे? लुकअप वैल्यू क्या है यहाँ पे,
इस क्वेश्चन के अंदर लुकअप वैल्यू क्या है, मतलब मुझे सेल वैल्यू बताओ G6, क्योंकि मैं बार बार वहां चेंज करूंगा ना, मैं जाके उस C वाले कॉलम में तो चेंज नहीं करूंगा या D वाले कॉलम में चेंज नहीं करूंगा, मुझे ये डेटा वहां से उठ के चाहिए बस। क्लियर, समझ में आया? ठीक है, तो यहाँ पे मैं देखता हूँ, क्योंकि मेरा डेटा जो है वो कॉलम वाइज एडजस्ट है, और कॉलम जो होती है वो कौन सी लाइन होती है, वर्टिकल लाइन होती है। तो या तो मैं उसे बोलूँ कि वर्टिकली एडजस्ट है या कॉलम वाइज एडजस्ट है, यही बोल सकता हूँ। वर्टिकल में सबसे पहला वर्ड क्या है, वी है, और डेटा किस कैटेगरी का है, किस पे काम कर रहे हैं, किस पे काम कर रहे हैं, क्या करवा रहे हैं, डेटा को हम ढूंढवा रहे हैं, लुकअप करवा रहे हैं, तो कौन सा फंक्शन यूज करेंगे हम, क्योंकि हम डेटा को कॉलम से ढूंढवा रहे हैं, तो ढूंढने को हम लुकअप बोलते हैं। और कहाँ से ढूंढवा रहे हैं, वर्टिकल या तो कॉलम से, तो उसे हम क्या बोलेंगे, वी लुकअप। अगर इसी को हम रो में ढूंढवा रहे होते तो हॉरिजॉन्टल, उसका एच उठा लो, क्या होता, एच लुकअप। कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्या होता है वी लुकअप, क्या होता है एच लुकअप। तो हम हमेशा डेटा जब वर्टिकली एडजस्ट होगा तो हमेशा के हमेशा वी लुकअप यूज करें। समझ में आ गया इतना, यूज करें। अब हमारे पास फिर से समझ लो, अभी हम वी लुकअप इसीलिए यूज करें कि डेटा वर्टिकली अरेंज है, प्लस एक लुकअप वैल्यू दी गई और एक टेबल दिया गया, तो एक चीज को उस पूरी टेबल में से उठा, सिंपल। तो यहाँ ध्यान से देखना, वी लुकअप, वी लुकअप यूज करते ही मुझसे क्या बोल रहा है, आर्ग्यूमेंट क्या है उसका, लुकअप वैल्यू। मैंने क्या समझाया था, लुकअप वैल्यू क्या होगा, जहां पे जाके मैं बार बार चेंज करूंगा, तो लुकअप वैल्यू मेरी क्या होगी इस केस में, अभी G6, क्योंकि G6 में मैं बार बार चेंज कर रहा हूँ, तो G6 मैंने सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद आर्ग्यूमेंट को सेपरेट करने के लिए कॉमा क्या बोल रहा है, यहाँ बस ध्यान आपको ये रखना है कि जो आपकी लुकअप वैल्यू है वो पहले कॉलम में होनी चाहिए, ठीक है, पहली कॉलम में होनी चाहिए। तो आप सेलेक्ट कहाँ से करोगे, पहली कॉलम यहाँ से, क्योंकि आपकी जो आईडी है उसे आपको पहले कॉलम में रखना है, तो टेबल का सिलेक्शन ही यहाँ से होगा कि पहले कॉलम में आईडी आनी ही चाहिए। वी लुकअप का सबसे गंदा ड्रॉबैक, इसीलिए वी लुकअप फेल हो जाता है, हम यूज नहीं करते, लेकिन आपको सीखना जरूरी है। समझ में आ गया इतना? इसके बाद आर्ग्यूमेंट सेपरेट क्या बोल रहा है, कॉलम इंडेक्स। कॉलम इंडेक्स का मतलब ये होता है कि किस कॉलम की वैल्यू चाहिए। अब मुझे बताओ कि आपने जो टेबल अभी सेलेक्ट किया, जो आपने एक रेंज बनाई, उसमें कितनी कॉलम है। अब उसके बाद मैंने कॉमा, इससे बोल रहा है कॉलम इंडेक्स। कॉलम इंडेक्स ये होता है जिस कॉलम का आंसर आपको चाहिए, जो कॉलम आपको उठा के दे वो। तो स्टाफ कौन से नंबर कॉलम पे है आपके हिसाब से, आपके पास थे ही कॉलम 2, और थर्ड नंबर पे कॉलम कैसा आ जाएगा, 3। जोर से बोलो, ई। ई मतलब आप उसमें से बताओ, जो आपने सेलेक्ट किया उसमें कितने कॉलम है टोटल गिन के, 2। तो आप इसमें से 2 ही लिख सकते हो, 2 या 1 लिख सकते हो, कि 2 ही ऑप्शन है आपके पास, 1 या तो 2। तो आपको कौन से कॉलम की वैल्यू चाहिए, सेकंड कॉलम की, ठीक है। तो कॉलम का नाम डिफाइन नहीं करते हम यहाँ, हम सिंपल लिख देते हैं 2। और उसके बाद ये ऑप्शन आता है कि आपको एग्जैक्ट मैच चाहिए या अप्रोक्सीमेट, मतलब अगर वो V1111 ना होके V111 होता तो क्या उसमें से उठा दे, जो आपने लिखा है एग्जैक्ट वही चाहिए। तो 90% केस में हम एग्जैक्ट ही उठाते हैं। तो एग्जैक्ट के लिए 0, ब्रैकेट बंद और एंटर। समझ में आ गया? फिर से ध्यान दो, वी लुकअप, जिस वैल्यू को आप बार बार चेंज कर रहे हो, लुकअप वैल्यू, जहां पे आपकी वैल्यू सेलेक्ट करके पहले कॉलम में रखो उसे, और टेबल सेलेक्ट करो, जिस कॉलम की वैल्यू चाहिए वो कॉलम नंबर डालो और 0 लिख के एंटर मार दो। अब ड्रॉप डाउन बॉक्स से जब मैं सेलेक्ट करता हूँ B3333, तो क्या आना चाहिए, विजय आ रहा है। आप लोग नीचे वाले पे यहाँ ट्राई करो। तो सबसे पहले मैं कॉलम पे सेलेक्ट करके डबल क्लिक करके इसे ऑटो एडजस्ट कर लेता हूँ। ये कल हम बात कर चुके थे, आप लोग हाथ हाथ करते रहिए इसे। अब यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि एम्प्लॉय के नाम है बहुत सारे, यहाँ बिल्डिंग की मतलब डायरेक्शन काइंड ऑफ में इसे बोल सकता हूँ कि वेस्ट में है या पता नहीं क्या, यहाँ पे बिल्डिंग का डेटा है, एक डमी डेटा है ये जो मैंने उठा रखा है। यहाँ पे कुछ डिपार्टमेंट्स है, ठीक है, ट्रेनिंग का, फिर इन्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ से, और बहुत सारा डेटा है। अगर डेटा मैं देखूँ कितना है, तो कहीं भी क्लिक करके कंट्रोल दबा के डाउन एरो की दबाता हूँ, तो मुझे पता लगेगा सबसे लास्ट रो मेरी कितनी है, 741, जिसमें से एक मेरी हेडिंग हो गई, तो 741 जो है मेरा पूरा डेटा हो गया। समझ में आ गया सबको? नहीं, कंट्रोल और डाउन एरो की,
अगेन ऊपर जाने के लिए कंट्रोल अप एरो की। ठीक है। अच्छा, मैं एक और चीज आप लोगों को सिखा देता हूँ। अगर डेटा सेलेक्ट करना है, जैसे यहाँ एम्प्लॉय नेम से लेकर रेटिंग तक, तो एक तरीका क्या है कि आप इस पर क्लिक कीजिए, शिफ्ट दबा के यहाँ क्लिक कर दीजिए, सबसे एंड पे आपका डेटा सेलेक्ट हो जाएगा। अगर आपको मैनुअली करना है कि नहीं ऐसे नहीं करना आपको एक एक करके, तो शिफ्ट दबाए रहिए और आप एरो की से मूव कर सकते हैं। अगर आपको एकदम लास्ट में जाना है तो शिफ्ट दबा के कंट्रोल दबा के लास्ट में जा सकते हैं। ठीक है। आप डेटा को सेलेक्ट करने का ऑप्शन है, आपने सेलेक्ट किया इसे, कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो से नीचे वाला, राइट एरो से ये वाला, पूरा डेटा सेलेक्ट हो गया। इससे बस काम को आप जल्दी कर सकते हैं अपने। समझ में आया सबको? मैंने कहा था कि हेडिंग इसमें प्रॉपर होनी चाहिए, और इसमें हेडिंग प्रॉपर है। जैसे स्टेटस, बेनिफिट हम यहाँ देख पा रहे हैं, रेटिंग सब कुछ है। एक मैंने और कहा था कि आपके डेटा में भी कोई भी अनवांटेड डेटा नहीं होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे देखिए ये चीज। ठीक है, मैं इस चीज को सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये चीज जो मेरा जीरो है वो जीरो ना होके एक हाइफन दिख रहा है ना? तो मुझे हाइफन हटा के इसमें जीरो लिखना है, जीरो लिखना है मुझे। तो सबसे पहले आप इसमें एक फिल्टर यूज कीजिए, अपने डेटा को पहले ठीक बनाइए। ठीक है, और इसमें मैं देखता हूँ कितने हैं जो हाइफन है। ठीक है, अगर मैं इस हाइफन को जीरो लिख दूँ कोई दिक्कत होगी? नहीं होगा ना? जीरो जीरो ही रहेगा, कैलकुलेशन में भी काम नहीं आएगा। इसे जनरल में डालता हूँ और इसका फॉर्मेट उठा के पूरे पेस्ट कर देता हूँ। जीरो हो गया। आपका डेटा यहाँ क्लियर है, क्योंकि हाइफन को आप किसी कैलकुलेशन में काम नहीं कर सकते, लेकिन जीरो को कैलकुलेशन में इन्वॉल्व कर सकते हो, इसीलिए मैं बस ये कर रहा हूँ। दूसरा, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे बहुत सारा ब्लैंक है अलग अलग जगह पे। क्या तरीका है ब्लैंक को सिलेक्ट करने का? मैंने कहा कि मुझे बस यहाँ ब्लैंक चाहिए, ब्लैंक सेलेक्ट करना है, तो सर ने मुझे बताया कि आप यहाँ से जाके सबको डी सेलेक्ट करके ब्लैंक वाला सेलेक्ट कर लो। एक तरीका ये पॉसिबल था, हो सकता था, फिर मैं यहाँ जीरो लिख के ड्रैग कर देता, एक तरीका ये हो सकता था। लेकिन मैं इसका अगेन दूसरा क्वेश्चन, अगर मान लो यहाँ पे कुछ नहीं होता, यहाँ जीरो होता, यहाँ जीरो होता, उस टाइम पे क्या करता? अलग अलग कॉलम में फिल्टर लगाना पड़ता। तो मैं अलग अलग कॉलम में फिल्टर ना लगा के मैं एक काम करता हूँ, पूरे डेटा को सेलेक्ट करता हूँ पहले। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो डाउन एरो, पूरा डेटा सेलेक्ट हो गया। राइट क्लिक किया मैंने। अच्छा, राइट क्लिक ना करके यहाँ पे ऑप्शन है होम टैब के अंदर फाइंड एंड सर्च का ऑप्शन आ रहा है, सेलेक्ट किया आपने, गो टू स्पेशल, और यहाँ सेलेक्ट कर लिया ब्लैंक। क्या सेलेक्ट किया? ब्लैंक। हाँ, ओके दबाया और उसके बाद जीरो करके कंट्रोल एंटर। सब में यहाँ जीरो आना चाहिए था, लेकिन जीरो नहीं आके हाइफन आ रहा है, क्योंकि किसी ने इसका फॉर्मेट, जिसने बनाया होगा उसने इसका फॉर्मेट चेंज कर रखा, और हमें फॉर्मेट क्या करना है इसका? जनरल। ठीक है, जनरल सेलेक्ट करके सब पे जीरो आ गया। यहाँ तक क्लियर है सबको? आगे बढ़े। अच्छा, बढ़े आगे। अब देखो, मुझे एक चीज बताओ, आप में से कोई भी एक बताओ, अगर यहाँ स्टेटस आप देख पा रहे हो, स्टेटस, अगर मैं आपसे बोलूं कि यहाँ कितने हैं जो यूनिक है, ठीक है, तो आप कैसे पता लगा पाओगे? जैसे फुल टाइम है, कॉन्ट्रैक्ट है, आर्ली है, तो कैसे आप पता लगा पाओगे कितने यूनिक है इसमें से, या कितने टाइप की कैटेगरी है? क्या तरीका हो सकता है इसका? एक तरीका तो ये है कि आप यहाँ से फिल्टर पे जाइए और यहाँ देख लीजिए कितने हैं। तो एक कॉन्ट्रैक्ट, दो, तीन, चार, टोटल 4 तरह के हैं, और उसकी लिस्ट यहाँ बना दो, एक तरीका। दूसरा, कॉपी करके वहां पेस्ट किया, और क्या था ऑप्शन? डेटा पे जाके रिमूव डुप्लीकेट का, दूसरा ऑप्शन ये आ गया। तीसरा ऑप्शन क्या है कि हम कुछ ऐसा करें कि ये तो आया यूनिक सा कितना है, प्लस इससे रिलेटेड डेटा भी इसके सामने आ जाए। ठीक है, कल मैंने आपको जल्दबाजी में एक बताया था जब पाइवट टेबल हम कर रहे थे, कि डेटा जो हो सकता है हमारा टोटल 4 ही तरीके का हो सकता है, उसके अलावा कोई डेटा ही नहीं है। ठीक है, एक तरीका, या तो हम उसकी किसी भी टाइप की कैलकुलेशन चाहते हो, ठीक है, जैसे मान लो किसी का सम हो गया, एवरेज हो गया, कुछ भी एक्स वाई जेड कैलकुलेशन चाहते हो। दूसरा, डेटा को हम हेडिंग बना के कॉलम वाइज एडजस्ट करना चाहते हो, या रो वाइज एडजस्ट करना चाहते हो। तीसरा, हम फिल्टर में यूज करना चाहते हो। समझ में आ गया? अब देखो, मैंने डेटा सेलेक्ट किया सारा, ठीक है, पूरा डेटा सेलेक्ट किया, इंसर्ट टैब पे गया, यहाँ पे एक आ रहा है पाइवट टेबल। ठीक है, पाइवट टेबल है, आप चाहो तो इसमें चार्ट भी क्रिएट कर सकते हो, दोनों ऑप्शन आ रहा है, पाइवट टेबल एंड पाइवट चार्ट। ठीक है, पहले पाइवट टेबल क्रिएट करते हैं। क्लिक किया आपने,
आपके पास यहाँ एक डायलॉग बॉक्स खुला या ये पॉपअप विंडो खुलती है आपके पास। इस डायलॉग बॉक्स में आपको बता क्या क्या बता रहा है, ध्यान से सुनना। जो आपने रेंज सेलेक्ट करी हुई है उस रेंज के बारे में बता रहा है आपको। आपको कुछ छेड़ना नहीं है, आपको जस्ट में दिखाना है। दूसरा, आप एक नई वर्कशीट पे काम करना चाहते हो, जो रेडियो बटन आप देख पा रहे हो नीचे, या आपको एक नई नई शीट चाहिए, या दूसरा ऑप्शन है एग्जिस्टिंग वर्कबुक। तो जैसे अभी मैं आप लोगों को बता रहा था कि फिल्टर लगा के यहाँ लिख सकते हो, कॉपी करके रिमूव डुप्लीकेट कर सकते हो। एक ऑप्शन ये भी आ गया कि यहाँ से भी आप कर सकते हो उसे, ठीक है। नहीं तो एक नई शीट क्रिएट करके, नई शीट पे ऑलरेडी टिक है वो, और ओके बटन प्रेस कर सकते हो, ठीक है। ओके बटन प्रेस करने के साथ ही एक नई शीट खुल जाएगी, शीट 1 के नाम से। समझ में आया? यहाँ पे आप देखिए मेरा, अब मेरी सिस्टम को ठीक से देखिएगा। यहीं पे आपको मैं 4-5 टूल्स बताऊंगा, बहुत अच्छे टूल्स बताऊंगा, तो बहुत ध्यान से देखना। यहाँ पे आपके सारे वो कॉलम्स है जो आपने हेडिंग में रखा था। अगर आपने हेडिंग नहीं रखी होती या कुछ गलत रखा होता तो आपको यहाँ से ढूंढने में दिक्कत होती, इसीलिए आपको हेडिंग सही से रखना है। प्लस अगर आपने जीरो नहीं रखा होता तो हो सकता है कि अगर वो 4 चीज़ों को माइनस करे तो हाइफन उसके लिए कुछ हो ही ना, तो एरर शो करता। इसीलिए हमने उसे जीरो में रिप्लेस कर दिया था। समझ में आ गया इतना? आया समझ में? तो यहाँ पे क्या है, डेटा की 4 कैटेगरी मैंने अभी अभी बताई थी। पहला फिल्टर, जैसे अगर मुझे छांटना हो कि कितने पार्ट टाइम वाले, कितने जहाँ पे जो ऑप्शन था उसमें से, ठीक है। जैसे जनरल टाइम बोलूँ तो कितने मेल, कितने फीमेल, कितने अदर्स वाले। कॉलम में क्या होता है कि डेटा को मैं एडजस्ट कर सकता हूँ कॉलम वाइज। रो में क्या होता है कि रो में मैं डेटा को रो वाइज एडजस्ट कर सकता हूँ। सेम अगेन वैल्यू में क्या होगा, किसी भी टाइप का कैलकुलेशन, किसी भी टाइप का कैलकुलेशन। अब कोई भी एक क्वेश्चन, जैसे मेरा एक क्वेश्चन क्या था कि कितने वो डिपार्टमेंट है, समथिंग था ना, जो आर्डली था, ऐसे कुछ करके था। पीटी वाली शीट देखता हूँ मैं। अच्छा ये शीट ना बहुत दूर बन रही है। अच्छा ये बगल, यहाँ पे स्टेटस में क्या है, फुल टाइम कॉन्ट्रैक्ट ये था। मुझे इसका लिस्ट चाहिए था, मुझे चाहिए था फुल टाइम में कितने लोग हैं। मुझे एक आंसर चाहिए, फुल टाइम में कितने लोग हैं, ठीक है। तो मैं गया शीट वाले पे, फुल टाइम मेरा क्या था स्टेटस पे, तो मैंने स्टेटस को रो में सेलेक्ट किया, आ गया फुल टाइम। यहाँ पे 4 ऑप्शन आ गए मेरे पास। अगर मैं इसी चीज को उठा के कॉलम में लेके जाऊं, यहाँ पे आ गया। समझ पा रहे हो? किसी भी टाइम पे आपको ये चीज नहीं चाहिए, आप सिंपल इसे ड्रैग करो और यहाँ लाके छोड़ दो। यहाँ से सारा काम आपका जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप का रह गया है। आपको कुछ कैलकुलेशन नहीं करना, कुछ फंक्शन नहीं लगाना, कुछ टूल नहीं लगाना। आपको क्या करना है, आपने सेलेक्ट किया स्टेटस को रो के अंदर, यहाँ पे एक बन गया, कॉन्ट्रैक्ट में, फुल में, टाइम में, जितने ऑप्शन थे आपके पास 4 या 8 जितने भी होंगे सारे यहाँ पे आ गए, यूनिक आ गया। अब इसके बाद आपको देखना है कितने लोग थे, तो मतलब लोग आप कैसे बता पाओगे, एम्प्लॉय के नाम से। तो कितने लोग थे, उठा के इसे वैल्यू में डाल दो एम्प्लॉय नेम को। यहाँ देखो लिखा आ रहा है काउंट ऑफ एम्प्लॉयज, लिखा आ रहा है। आपको काउंट ऑफ एम्प्लॉयज ना करके सम ऑफ एम्प्लॉयज करना होता अगर, तो साइड में एरो की बना हुआ आ रहा है, यहाँ से आप जाके वैल्यू फिट सेटिंग, और यहाँ जो चाहिए आपको वो फंक्शन लगा सकते हो। पहले ये फंक्शन बाद में लगाना आप लोग, इतना देख लो। कॉन्ट्रैक्ट में 126 है, फुल टाइम में 374। देख पा रहे हो आप लोग? क्वेश्चन को थोड़ा और बढ़ाते हैं कि फुल टाइम में वेस्ट से कौन कौन है, ठीक है, वेस्ट से या इन सब से। तो वेस्ट वाला क्या है, बिल्डिंग है मेरी। यहाँ पे आए हम शीट 1 पे, और बिल्डिंग कहाँ पे, बिल्डिंग था या बेनिफिट था, सॉरी मैं देखता हूँ। बिल्डिंग था ना, तो हम इस पे आए, बिल्डिंग वाला, यहाँ ये रहा बिल्डिंग वाला, इसको हमने कॉलम में रख दिया। अब देख पा रहे हो कॉन्ट्रैक्ट में नॉर्थ साइड से कितने थे, मेन से कितने थे, सारा आ गया। आपको डेटा जितना अच्छा लग रहा है, जैसे अच्छा लग रहा है उस हिसाब से आप डेटा को एडजस्ट करते रहो। अब देखो मेन में कॉन्ट्रैक्ट में 38, ध्यान से देखना यहाँ तक, इतना समझ में आ गया, इसमें में किसी को कोई दिक्कत है नहीं। अब एक मजेदार चीज देखो, मैं अगर आपसे एक क्वेश्चन करूं कि यहाँ पे फुल टाइम वालों का डेटा मुझे चाहिए, बस फुल टाइम वालों का, तो आप क्या करते थे, आप उसे फिल्टर करते थे, सब कुछ करते थे, प्लस फिर उसे फॉर्मेटिंग करोगे, अलग शीट पे कॉपी करोगे, फिर उसको फॉर्मेट कर किसी को मेल करोगे। यहाँ पे क्या है, शीट 1 पे आए, आपने फुल टाइम वालों को डबल क्लिक कर दिया, आपका डेटा बन के तैयार। और वेल फॉर्मेट फिल्टर विल्टर लगा के
आपका डेटा बनकर यहाँ पे तैयार। यहाँ तक क्या था? अच्छा, किसी भी टाइम पे आपको डेटा अगर कहीं नहीं चाहिए, आप यहाँ से इसे रिमूव कर दो, खींच के इधर भेज दो। आपने सेलेक्ट किया जैसे बिल्डिंग, बिल्डिंग मैंने सेलेक्ट किया कॉलम में, तो मैंने देखा कि यहाँ पे मेन, नॉर्थ, साउथ सब कुछ आ गया। जितनी कैटेगरी आपने वहां दी होगी सारी यहाँ आ जाएगी। प्लस मैं कहता हूँ कितने लोग हैं वो यहाँ आने चाहिए, मतलब काउंट में आना चाहिए। तो ये गिन के बता रहा है कि मेन में इतने, नॉर्थ में इतने, साउथ में इतने। मैंने कहा इसको एक और डिपार्टमेंट के हिसाब से, स्टेटस के हिसाब से भी सेग्रीगेट करो। तो इसने स्टेटस के हिसाब से सेग्रीगेट कर दिया। आपको किसी भी एंड पे ये चाहिए कि नहीं मुझे डेटा को चेंज करना है या छेड़छाड़ करना है, सिंपल इस वैल्यू को उठा के यहाँ ड्रैग करो। क्या आपको ये डेटा ऐसे अच्छा लग रहा है? तो फिर डेटा को नीचे खींच के लाओ। क्या डेटा समझ में आ रहा है? या तो आप ऐसे रख सकते हो, फुल टाइम को इधर, नॉर्थ को इधर। तब जैसे आपको डेटा अच्छा लग रहा है उस हिसाब से आप चीजों को एडजस्ट कर सकते हो। इतना समझ में आया? यहाँ से जिस टाइम पे आपको डेटा नहीं चाहिए आप यहाँ से इसे रिमूव करो। ठीक है, ध्यान से सुनना बात। जैसे हमें सबसे पहले चाहिए एग्जाम्पल में, इसमें से आता हूँ शीट में से, क्वेश्चन आप लोगों से पूछता हूँ, स्टेटस में फुल टाइम वाले कितने हैं? ठीक है, उसका मुझे एक अलग से शीट पे पूरा डेटा चाहिए। सेम मुझे पार्ट टाइम वाले या क्या है इसमें कॉन्ट्रैक्ट वाले कितने हैं उसका डेटा चाहिए। समझ में आया? ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस पे जाके, ये मेरा किस में था ये वाला, स्टेटस में था और एम्प्लॉय नेम, तो मैंने स्टेटस को लगा दिया कॉलम में। तो टोटल कितने टाइप के स्टेटस थे? 4 ही टाइप के स्टेटस थे। और मैंने एम्प्लॉय नेम को लगा दिया वैल्यू में, तो इसने मुझे बता दिया भैया फुल टाइम के 374 है। ठीक है, क्योंकि मैंने 2 ही क्वेश्चन इससे पूछे। अब यहाँ पे मैं क्वेश्चन ऐड ऑन, फिर आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, आपस में बात मत करो। अब इसके बाद मुझे एक क्वेश्चन और मैंने ऐड ऑन किया कि जो फुल टाइम के हैं उसमें से वेस्ट वाले कितने हैं और ईस्ट नॉर्थ जो भी है उसमें डेटा वो वाले कितने हैं। तो वो मैंने देखा किस में है, पहले बिल्डिंग में। तो बिल्डिंग वाले डिटेल को भी मैंने रो में उठा के रख दिया। अब यह पता लग रहा है कॉन्ट्रैक्ट में मेन में कितने लोग हैं, नॉर्थ में कितने लोग हैं, फुल टाइम में नॉर्थ में कितने लोग हैं, पता लग रहा है। अब मुझे चाहिए कि आर्ली साउथ में कितने लोग हैं, 30। ये जो 13 लोग हैं इन लोगों की लिस्ट मुझे एक शीट में प्रिंट करके दे दो। तो मुझे मल्टीपल फिल्टर लगाना पड़ता, वहां पे बहुत कलाकारी करनी पड़ती, और यहाँ इस पर डबल क्लिक करना पड़ेगा। डेटा आ गया, आ गया डेटा। आप इसको यहाँ पे रीनेम करो और ये शीट किसी को भी भेज दो। समझ में आया? इस बार हम बस पाइवट टेबल ना बना के टेबल के साथ साथ एक चार्ट भी बनाएंगे। अच्छा, चार्ट क्या होता है कोई बताएगा? चार्ट क्या होता है कोई बताएगा? किसी भी डेटा का प्रॉपर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को ही हम चार्ट बोलते हैं। किसी भी टाइप का डेटा होगा उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा ना, उसको हम चार्ट बोलेंगे। क्यों? क्योंकि वो डेटा को विजुलाइज करने में बहुत ईजी हो जाता है। अगर मैं आपके सामने एक लाइन चार्ट बनाऊं जिसमें लाइन नीचे की तरफ ड्रॉ करूं, तो आप ये कॉमन सेंस लगा लो, कोई एक वैल्यू होगी वो घटती हुई आ रही होगी। अगेन मैं आपके सामने एक कॉलम चार्ट बनाऊं जहाँ पे एक कॉलम ऐसे हो, फिर एक कॉलम उससे बड़ा, अगला कॉलम उससे छोटा, तो क्या अंदाजा लग रहा है इससे? एक छोटी वैल्यू होगी, फिर एक बड़ी वैल्यू होगी, फिर उससे एक छोटी वैल्यू होगी। जबकि मैंने अभी तक आप लोगों को वैल्यू ही नहीं बताई, है ना, लेकिन एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बैठ गया कि हाँ कुछ ऐसा ही होता होगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया? अच्छा, इसमें अगर आप नॉर्मल चार्ट यूज करते हैं उससे बहुत ज्यादा अच्छा है कि आप पाइवट चार्ट यूज कीजिए। सेम ऐसी था जैसे आप फ्लैश फिल यूज करते हैं तो एक टाइम काम होता है वो, लेकिन वो जब हम फंक्शन लगाते हैं तो जब जब डेटा चेंज होगा उस पर हमारा चार्ट भी चेंज होगा। तो डेटा आप सेलेक्ट कीजिए, इंसर्ट पे जाइए, उसके नीचे ड्रॉप डाउन सेलेक्ट कीजिए। यहाँ देखिए आ रहा है पाइवट टेबल एंड पाइवट चार्ट। अब यहाँ पे आपने इस पे क्लिक किया, ध्यान से देखना, सेम वही प्रोसेस, आपको कुछ नहीं करना। यहाँ पे बस आपने रेंज सेलेक्ट कर रखा है, न्यू शीट ऑलरेडी है, बस आपको ओके कर देना है। ठीक है, मैं इसको पहचानने के लिए नाम दे देता हूँ चार्ट एंड टेबल। क्लियर है? अब देखो ध्यान से इसे। अब जैसे मान लो मेरे पास क्या क्या था, मैं एक बार डेटा देख लेता हूँ। मुझे फुल टाइम में से फुल टाइम और इनका कंपनसेशन जो है मुझे इसके बीच का निकालना है। ठीक है, जैसे कितने टाइप के हुए स्टेटस और उनका कंपनसेशन कितना हुआ। अब इस पे आए चार्ट एंड, इस पे, ये किस पे था, स्टेटस पे था। स्टेटस, यहाँ स्टेटस जैसे हमने चार्ट बनाया ना तो वो एक्सेस के हिसाब से बताएगा। हमने इसे यहाँ रखा स्टेटस को यहाँ, और हमने
कंपनसेशन को वैल्यू में। ये देखो, आपका टेबल तो बना ही बना, उसके साथ साथ आपका चार्ट बन गया यहाँ पे। समझ में आया कुछ, है ना? अब यहाँ पे आप अगर दो में कंपैरिजन दिखा रहे हो तो आप अपने हिसाब से चार्ट बनेगा, उसके हिसाब से आप यहाँ डिपार्टमेंट भी सेलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ डिपार्टमेंट में ऐसा बन गया। डेटा देखो, डेटा भी कॉम्प्लिकेटेड है या चार्ट भी कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है? सेलेक्ट करो यहाँ पे, तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है आपको। आप अपने हिसाब से चीजों को अरेंज कर सकते हो। यहाँ देखो, डिपार्टमेंट और सम ऑफ कंपनसेशन, किस डिपार्टमेंट में कितना कंपनसेशन गया है उसके हिसाब से एक आपका यहाँ पे चार्ट बन, प्लस टेबल के साथ साथ इसमें आपका इसने टोटल भी निकाल दिया और इसमें आपका इसका फॉर्मेट भी कर दिया डेटा। समझ में आ रहा है? लेकिन एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूँ इसमें, मैं इसे स्टेटस के हिसाब से बता रहा हूँ। इतने में डेट हमें चार्ट समझ में आ रहा है। ये अगेन जैसा आपका रिक्वायरमेंट होगा डेटा का, उसके हिसाब से आप चार्ट को फॉर्मेट करोगे या चार्ट आपका रहेगा। जब आपका चार्ट क्रिएट होता है ना, ये चार्ट तो बहुत नॉर्मल सा है, नॉर्मल दिख रहा है, लेकिन इससे कुछ समझ में नहीं आ रहा। इस चार्ट से कुछ समझ में नहीं आ रहा, जैसे कि ये टोटल वर्ड क्या है यहाँ पे, ये समझ में नहीं आ रहा ना। तो इसको बोलते हैं चार्ट का टाइटल। आप जैसे टेबल को हेडिंग देते हो ना, वैसे ही चार्ट को हेडिंग दो। आपने क्या बनाया है ये, तो कंपैरिजन बिटवीन, आपने एक स्टेटस एंड कंपनसेशन, तो आप इसे कुछ भी अपने हिसाब से लिख सकते हो। मैं इसे लिख सकता हूँ स्टेटस एंड कंपनसेशन। अब ये थोड़ा समझ में आ रहा है कि हाँ ये क्या है, स्टेटस और कंपनसेशन के बीच का कुछ रिलेशन बता रहा है हमें। अब यहाँ पे एक्सिस देखो, कॉन्ट्रैक्ट में कम फिर फुल टाइम में ज्यादा, ये देख पा रहे हो, ठीक है? अब जैसे अगर आपको इसमें ज्यादा फॉर्मेटिंग नहीं करनी, तो चार्ट पे जस्ट क्लिक करो, ऊपर देखो एनालाइज, डिजाइन और फॉर्मेट, तीन टैब खुल गए। अगर आपको डिजाइन करना है तो आप डिजाइन सेलेक्ट कर लो अपने हिसाब से, जो भी आपके यहाँ बहुत सारे डिजाइन है, ठीक है? जो आपको डिजाइन यूज करना है अपने हिसाब से आप डिजाइन यूज कर लो। ये बस फॉर्मेटिंग का पार्ट है, जितना अच्छा आप डिजाइन करना चाहो, जितना आप अच्छा प्रेजेंट करना चाहो किसी सामने, ये डिजाइन कर सकते हो। किसी को कुछ भी इसमें पूछना है? अच्छा देखो, अच्छा कभी भी और किसी भी टाइम पे भी ना आप चार्ट का टाइप चेंज कर सकते हो, ठीक है? आप लोगों को पता होना चाहिए चार्ट्स अलग अलग टाइप के होते हैं। अगर मैं एक शेयर मार्केट के अंदर बहुत कम गिराव या बहुत कम बढ़ाव आता है, अगर उसमें कॉलम के हिसाब से डिफाइन करूँ तो ऑलमोस्ट सेम दिखेगा सबको, है ना? जबकि मैं लाइन से दिखाऊंगा तो वो लाइन से एग्जैक्ट समझ में आएगा, चाहे वो पॉइंट का डिफरेंस क्यों ना हो। अप डाउन, लेकिन वो कॉलम में बहुत कम दिखेगा जबकि लाइन में ज्यादा दिखेगा। तो चार्ट के टाइप जो है, आपकी रिक्वायरमेंट डेटा के हिसाब से आप उसे डिसाइड करते हो किस टाइप का चार्ट बनाना है। सिंपल, अगर मैं दो चीज के बीच में कंपैरिजन बना रहा हूँ, मैं सिंपल पाई चार्ट बनाता हूँ। दो तीन के बीच में मैं सिंपल पाई चार्ट बनाता हूँ, एक पाई को तीन हिस्से में बांट दो या चार हिस्से में बांट दो, ठीक है? तो यहाँ पे आप चार्ट पे किसी भी टाइम चार्ट पे राइट क्लिक करो, यहाँ देखो चार्ट टाइप दिख रहा है, इस पे क्लिक करके आपको जिस टाइप का चार्ट चाहिए, जिस टाइप का चार्ट चाहिए आपको, वो टाइप आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हो आपके क्वेश्चन, ठीक है? यहाँ पे आप जिस टाइप का चार्ट चाहिए, सेकंड से आपको दो आ सकते हैं। मेरे पास डेटा ही एक होता है, यहाँ एक आ रहा है, समझ में आया? सेम यहाँ पाई चार्ट, बार चार्ट, एरिया चार्ट, जैसा आपको चाहिए यहाँ पे। और हाँ, मैक्सिमम टाइम पे चार्ट वही काम करेगा जो आपके डेटा से मीट करता हो, ठीक है? वैसे पाइवट टेबल में कभी भी हमें चार्ट चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसका रीजन बस ये है कि पाइवट टेबल हमें अपने हिसाब डेटा के हिसाब से बेस्ट चार्ट उठा के देता है। लेकिन कभी भी जैसे आपके सीनियर बोलते कि नहीं हमें एग्जैक्ट उस पे चाहिए, तो आप यहाँ से राइट क्लिक करके चार्ट टाइप पे जाके, बहुत सारी कैटेगरी है, आप उनसे पूछ के कोई भी एक चार्ट में असाइन करके दे सकते हैं। समझ में आ गया कुछ ऐसा जो पूछना है? एक क्या होता है ना, जैसे हमारे पास डैशबोर्ड होता है, मैंने आपको क्या बताया अभी कि आप यहाँ से फिल्टर तो सेलेक्ट कर ही सकते हैं। आप दो चीज यूज कर सकते हैं जो बहुत एडवांस में आता है, जो बहुत अच्छे से डिफाइन किया जाता है। एक होता है स्लाइजर और एक होता है टाइमलाइन। अगर आपके पूरे डेटा में कहीं टाइम, डेट, इससे रिलेटेड डेटा है, जैसे मान लो एग्जांपल, मैं एक इंस्टीट्यूट चलाता हूँ एग्जांपल के लिए, और बच्चों की फीस आती है, ठीक है? मैं देखता हूँ कि फीस इसकी जुलाई से अगस्त के बीच में किस किस की फीस आनी है, तो मैं जुलाई से अगस्त सेलेक्ट करूंगा, सारा डेटा मेरे सामने आ जाए, रिलेवेंट है, ठीक है? किस किस ने फीस पे कर दी,
उसका एक बोर्ड आना चाहिए मेरे पास। मैं फी पे क्लिक करूँ, जिस चीज़ ने पे कर दिया यहाँ आना चाहिए, जिसने पेंडिंग है उस पर यहाँ आना चाहिए। विजुलाइज कर पा रहे थोड़ा सा? ठीक है। तो जब मैं सेलेक्ट करता हूँ और चीजें मेरे पास शो होती है उसे स्लाइजर बोलते हैं। जब टाइम के इंटरवल में ये हम करते हैं उसे हम टाइमलाइन बोलते हैं। समझ में आ गया? अगर आपने पाइवट टेबल क्रिएट कर लिया है तो उसके बाद ही ये काम करेगा। पाइवट टेबल पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे एनालाइज टूल पे जाइए, यहाँ पे देखेंगे आप स्लाइजर नाम का एक टूल है। अब ये पूछेगा स्लाइजर बना रहा है किसका। आप कोशिश उसकी कीजिएगा जिसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज थी, जैसे स्टेटस पे, डिपार्टमेंट पे ये था ना। तब मैं अभी फिलहाल के लिए स्टेटस पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो स्टेटस पे इसने कितने बना दिए? 4 बना दिए। अब मैं फुल टाइम सेलेक्ट करता हूँ तो फुल टाइम का डेटा आ गया, हाफ टाइम पे तो हाफ टाइम का डेटा आ गया। ये फिल्टर का थोड़ा एडवांस वर्जन है। आरली पे आर, कॉन्ट्रैक्ट पे कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आ गया? किसी भी टाइम फिल्टर हटाना है फिल्टर हटा दो। ठीक है, समझ में आया? सेम ऐसे ही टाइमलाइन का बताता हूँ आपको, एक बार ये देख लो। आप एनालाइज पे जाओ, यहाँ पे है टाइमलाइन, इंसर्ट टाइमलाइन, यहाँ पे है हायर डेट, जिसमें आपका डेट और टाइम होगा उसी में आ जाएगा ये। आपने ओके किया, यहाँ एक टाइमलाइन करके बार बार बन गया आपका स्केल टाइम। ठीक है, आप देख सकते हो कि 2015 में अगस्त में आपने कितने लोगों को हायर किया था कॉन्ट्रैक्ट पे और फुल टाइम पे। आपने सितंबर में कितने लोगों को हायर किया था, आपने सितंबर से लेके अक्टूबर तक कितने लोगों को हायर किया था। अब इससे ज्यादा तो और ओवर हो जाएगा। अच्छा, कभी आप लोगों ने अगर डैशबोर्ड के बारे में सुना हो ना, वो इन्हीं सब चीजों का यूज करके एक डैशबोर्ड क्रिएट होता है। ठीक है, अब जैसे जैसे मैं डेटा सेलेक्ट कर रहा हूँ उसके हिसाब से मेरा चार्ट भी बदलेगा, डेटा भी बदलेगा वहां पे, और टाइमलाइन के हिसाब से एडजस्ट भी होगा। देख पा रहे हो कोई? यही हमारा एक डैशबोर्ड कहलाता है। हाँ, इसको बहुत अच्छे से फॉर्मेट करना वो आपके हाथ में होता है, कितना अच्छा फॉर्मेट कर सकते हो। यहाँ ऑप्शन पे देखो, फॉर्मेट आपके पास है ही, आप जितना अच्छे से डिजाइन कर सकते हो उसे डिजाइन कर लो टाइमलाइन को। समझ में आ गया? यूज करो, किसी को भी कुछ पूछना हो तो पूछो अभी। अच्छा, इवन आप इसमें ये भी कर सकते हो, जो फिल्टर है टाइमलाइन का, बस 5 मिनट करना उसके बाद हम बंद करते हैं। यहाँ जो फिल्टर है, यहाँ साइड में डेज लिखा हुआ है, तो आप ईयर के हिसाब से भी फिल्टर कर सकते हो। 2011 में क्या था आपका हिसाब, 2008 से लेके 2011 तक क्या क्या था आपका हिसाब, तो यहाँ से पूरा डेटा चार्ट के साथ चेंज हो रहा है। आप इसे क्वार्टर में, मंथ में, डेज में कभी भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, उसके हिसाब से आपको डेटा शो करना स्टार्ट करें। समझ में आ गया? तो आपको ये फंक्शन से बचा रहा है, फिल्टर से बचा रहा है, फॉर्मेटिंग से बचा रहा है, सब कुछ से बचा रहा है। ठीक है।